मुझे प्लीज बताइएगा। Yes, sir. ओके सर, ठीक है सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। सर, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे सर, ठीक है। आज वेडनेसडे है और इकोनॉमिक्स का क्लास, प्योर इकोनॉमिक्स दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेनली डिस्कशन हम लोग आज करते हैं। इस पे क्लास में अभी डिस्कशन चल रहा है सर डिमांड का, ठीक है। ऐसे डिमांड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है सर, इसके बाद मैं सप्लाई स्टार्ट करूँगा, ठीक है। लेकिन डिमांड में एक बहुत ही वाइटल टॉपिक चल रहा है। जिन लोगों का किसी कारण से प्रीवियस लेक्चर्स मिस है डिमांड रिलेटेड, उनको मैं क्लास शेयर करूंगा, तो प्लीज़ एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिए। कोई डाउट रहे मुझे पूछ लीजिए, या फिर जब मैं बाद में फिर से रिवाइज करूंगा तब आप लोग फिर से एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब टॉपिक में फिर से कवर करूंगा, ठीक है। बस इतना रिक्वेस्ट है, अभी एक बार कर लो, बाद में एक बार लाइव कर लेना, तो रिवाइज भी हो जाएगा। मैं शेयर कर लूंगा जिन लोगों को ऑलरेडी, बहुत लोगों को शेयर कर दिया, ठीक है। जैसे श्रद्धा को मैंने शेयर कर दिया इकोनॉमिक्स। श्रद्धा করেছি তোকে ইকোনমিক্সটা আমি হ্যাঁ স্যার করেছি। করছিস, ডিমান্ডের ক্লাসগুলো করেছিস, কনজিউমার বিহেভিয়ারের ক্লাসগুলো না করা হয়নি এখনো? হ্যাঁ দুটো দেখেছি। কি কোন দুটো দেখেছিস, ডিমান্ডেড না কনজিউমার হ্যাঁ ওই বিহেভিয়ারে? কনজিউমার বিহেভিয়ারে ইন্ট্রোডাকশনটা দেখেছিলাম আর ডিমান্ডে ওটা দেখেছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, বাকিগুলো একটু দেখে নিস বাবু সময় করে। কোনো ডাউট আছে তো জিজ্ঞেস করে নিস ক্লাসে, হ্যাঁ। ওকে, স্যার ল এর ক্লাসটা একটু পাঠিয়ে দেবেন। लॉ एयर क्लास पाठाई तो दिन की ही तो बोल दी, उसी दिन पूछना है ना कि सर क्लास भेज दो। मैं अगर भूल जाता हूँ तो मिल जाएगा, ठीक है सर। मैं लॉ का क्लास भी शेयर कर दूंगा। जिन लोगों का लॉ का क्लास मंडे वाला मिस था उन लोगों को मैं क्लास शेयर करूँगा। एक बार मुझे व्हाट्सअप कर देना ना राजन्ना एंड विदिशा, ठीक है सर। ओके सर, तो देखो डिमांड एनालिसिस के बारे में क्या चर्चा होगा। डिमांड एनालिसिस क्या है सर, बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है डिमांड। सबसे पहले तो देखो आप लोग जो लोग 11-12 में कॉमर्स पढ़े हो उन लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत लोगों का होता है, ठीक है। अगर किसी का 11-12 में इकोनॉमिक्स ना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है सर। इस तरह से एक एक क्लास हुआ है ना, मतलब जो कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है ना, अगर वो कॉमर्स से भी ना है ना, मेरा इतना गारंटी है उसे भी समझ में आएगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है मुझे कि समझ में सबको आएगा। जो कभी कॉमर्स नहीं पढ़ा उसे भी समझ आएगा, बिकॉज कोशिश करते हैं सर कि जितना हो सकता है ग्राउंड लेवल में जाके बात करें, ठीक है। जितना हो सकता है रूट लेवल में जाके प्रैक्टिकल कनेक्शन के साथ बात करें, तो समझ में सबको आएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर है सर, इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई ग्राफ नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर है, इतना समझ लो सर। बेसिकली इकोनॉमिक्स ना सोशल साइंस का पार्ट है। मतलब सोशल साइंस क्यों? सामाजिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। समाज समझते हैं आप लोग सर? समाज मतलब समाज व्यवस्था, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरी कंट्री हैव अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। यूएस का सोशल स्ट्रक्चर, इंग्लैंड का सोशल स्ट्रक्चर एंड इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सभी के ऊपर मतलब अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर में हर देश का अपना अपना इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और अपना अपना इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही इस सब्जेक्ट को बनाया जाता है सर। इतना तो आप लिख के रख लो, ठीक है। जैसे मानो कि इवन इंडिया के अंदर भी अगर मैं बात करूँ, डिफरेंट एरिया है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है, डिफरेंट इंडिया में करीब 650 के आसपास डिस्ट्रिक्ट है सर पूरा भारत में। 650-700 के आसपास डिस्ट्रिक्ट है। 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। 8 नहीं, मोस्ट ऑफ 9 यूनियन टेरिटरी, 9 यूनियन टेरिटरी एंड 28 स्टेट्स। एक्चुअली वो जम्मू कश्मीर रिसेंट ट्रेंड में चेंज हुआ है। जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करता था, अभी जम्मू जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, और लद्दाख अलग हो गया, वो भी एक यूनियन टेरिटरी हो गया। और तो फिर दो, एक स्टेट कम होके 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ गया। इसीलिए जिनको ऐसा लगता है कि सर 29 स्टेट्स हैं, जी जनरल नॉलेज है सर, ठीक है। 29 स्टेट्स का जिसको लगता है वो थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। करेंटली देयर इज 28 स्टेट्स इन इंडिया एंड 9 यूनियन टेरिटरी। 7 था पहले और 2 ऐड हो गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जानते थे आप लोग?
बताओ सर, पता था स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का स्टोरी? हाँ सर, यस सर। ये रिसेंट चेंज था। ओके सनॉन, वेरी गुड। ओके सर, ठीक है। तो फिर इकोनॉमिक्स में क्या कनेक्शन सर, स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का? सर अपना अपना स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कंट्री में अपना अपना इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम का एक सबसे बड़ा क्या स्पेशलिटी है इकोनॉमिक्स का, मैं इसलिए ये बात हमेशा याद दिलाऊंगा आप लोगों को कि इकोनॉमिक्स से मेन जो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, चाहे वो फैमिली इकोनॉमी भी क्यों ना हो, मतलब आपका फैमिली का भी अपना अपना इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहेगा। अगर आप अंबानी को भी पूछते हो ना, अंबानी इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है सर, वर्ल्ड का टॉप 10 रिचेस्ट में से एक है। अदानी इंडिया का सेकंड रिचेस्ट है, वर्ल्ड का टॉप 20 रिचेस्ट में से एक है। और भी बहुत सारा, भारत बहुत सारा बिलियनियर का मतलब लीड करता है सर, भारत भी बिलियनियर लिस्ट में काफी अच्छा पोजीशंस पे है वर्ल्ड में। तो फिर पॉइंट क्या है, क्या उनका प्रॉब्लम नहीं है? उनका भी प्रॉब्लम, सबका अपना अपना प्रॉब्लम। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे मानो कि अंबानी का बेटा या अंबानी का बेटी, उनको लग रहा है कि एक पर्सनल प्राइवेट जेट लेना, सो 400-500 करोड़ के आसपास का दाम रहता है। अब एक बिजनेस प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया है जिसके लिए अंबानी को, मतलब मुकेश जी को 600 करोड़ का जरूरत है। तो 600 करोड़ बिजनेस में लगेगा कि 600 करोड़ में प्राइवेट जेट आएगा? तो अंबानी क्या बोलेगा अपने बेटे को, बेटा थोड़ा रुक जा, अभी थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, क्योंकि 600 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट ईयर खरीद लेते हैं प्राइवेट जेट। सबका अपना अपना, जैसे उनके लिए प्राइवेट जेट मतलब हमारे लिए बाइक या प्राइवेट कार। क्या सर, ये सर नो, ये सर नो? अंबानी का प्राइवेट जेट मीन्स हमारा प्राइवेट कार। अरे बोलो। यस सर। यस सर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है प्रॉब्लम सबका है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबका है, और उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इकोनॉमिक्स को यूज करना है। एक इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का क्लास करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। एकदम इंट्रोडक्शन लेवल में मैं एक चीज बताता हूँ, मतलब मैं नहीं बताता, इकोनॉमिक्स बताता है, मैं तो बस जरिया हूँ। वहां पर एक चीज बताया जाता है सर कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब बात को समझे सर, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्कार्स। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब कोई मुझे समझा सकते हो सर? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्कार्स। स्कार्सिटी समझते हो? स्कार्सिटी इन द सेंस शॉर्टेज, या फिर इसको हिंदी में बोले तो अभाव, बंगाली में भी बोलता है अभाव, है ना? मतलब अगर आपके घर में आप देखना, हमेशा अगर आप सिर्फ फॉर एग्जांपल, जैसे राजन्ना ने मुझे को पूछा, मैं राजन्ना के एग्जांपल लेता हूँ, एक नॉर्मल एग्जांपल है सर, डोंट टेक पर्सनली, एक जनरल एग्जांपल है। जैसे राजन्ना बोल रहे कि मेरे को लैपटॉप लेना है। अब पापा ऐसा बोलेगा, राजन्ना का पापा ऐसा बोलेगा कि बेटा इस मंथ रुक जा, नेक्स्ट मंथ ले लेते हैं, इस बार थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। ये नॉट जस्ट राजन्ना की फैमिली का बात नहीं है, इन जनरल जब भी किसी फैमिली में आप चेक करोगे ना, ऐसा ही बात करता है। मैं भी जब अपने घर पे बोलता था स्टूडेंट लाइफ में कि इस बार ये लेना है वो लेना है, तो सबसे पहले पापा या माँ, नहीं बेटा इस बार नहीं, नेक्स्ट मंथ ले लो, या फिर नेक्स्ट मंथ नहीं उससे नेक्स्ट ईयर ले लेना, समथिंग लाइक दैट। मतलब हमेशा देयर इज अ स्कार्सिटी। अब प्रॉब्लम यही, इकोनॉमिक्स यही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सर। स्कार्सिटी में डिमांड कैसे फुलफिल किया जाए? आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है सर? स्कार्सिटी में डिमांड कैसे फुलफिल किया जाए, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स। आप लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ने का कारण समझ में आ रहा है? प्लीज टेल मी, श्रद्धा, सनोन, विदिशा, बोलो सर। यस सर। ठीक है, मतलब स्कार्सिटी रहेगा बट प्रॉब्लम सॉल्व करना है, चाहे वो फैमिली का मैटर हो, चाहे वो स्टेट का मैटर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का मैटर हो, चाहे वो कंट्री का मैटर हो, चाहे वो ग्लोबल मैटर हो। ठीक है, ग्लोब भी तो एक परिवार है, ग्लोबल मैटर भी तो एक बहुत बड़ा परिवार है, तो ग्लोबल इश्यूज भी है। तो ग्लोबल इश्यूज हो, कंट्री वाइज इश्यूज हो, कंटिनेंटल वाइज इश्यूज हो, फैमिली इश्यूज हो, स्टेट इश्यूज हो, डिस्ट्रिक्ट इश्यूज हो, प्रॉब्लम इज ऑलवेज देयर। मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस इज ऑलवेज देयर, बट फाइनेंशियल स्कार्सिटी में, या स्कार्सिटी फाइनेंशियल भी हो सकता है,
किसी भी तरह का, जैसे अभी देखो दुनिया में बहुत सारा कंट्री स्कार्सिटी से गुजर रहा है, जैसे श्रीलंका, आप लोगों ने देखा श्रीलंका का सिचुएशन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तो बहुत खतरनाक हालत में है, मतलब उसका तो पूरा कंट्रोलिंग ही प्रॉब्लम में है। तो आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर आपका मिशौर मतलब इजिप्ट, इजिप्ट का भी, वहां पर तो सर बेसिक व्हीट भी नहीं है खाने के लिए। यूक्रेन रशिया में वार चल रहा है, तो जो व्हीट वहां से मिलता था वो नहीं मिल रहा है। तभी रिसेंटली भारत दिया, भारत के लिए ऐसे ही थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों जानते हो? इंडिया व्हीट प्रोडक्शन में वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है, बट इंडिया का फैमिली मेंबर्स, इंडिया का फैमिली मेंबर्स बहुत बड़ा है, 140 करोड़ अप्रोक्स। चाइना नंबर 1 है, चाइना का फैमिली मेंबर भी बहुत बड़ा है, 150 करोड़ अप्रोक्स। तो फिर चाइना इंडिया प्रोडक्शन भी अच्छा करता है, दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर रहा है फूड मैटर्स, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है इनके लिए। जैसे रशिया वगैरह का क्या है ना, रशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है, इनका पॉपुलेशन इज ओनली 14 करोड़, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रशिया 14 करोड़ पॉपुलेशन के साथ वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है आप समझो, तो इतना व्हीट अगर जो भी होगा, व्हीट हो तेल हो, उनका ज्यादा है, उनके लिए थोड़ा सेल करना इजी हो जाता है, इसलिए इकोनॉमी उनका, जैसे अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट बाई साइज, ठीक है, रशिया यूएसए सेकेंड में ही आता है मोस्ट प्रोबेबली, एंड चाइना थर्ड में आएगा साइज वाइज। सर यूएस का पॉपुलेशन है 33 करोड़ अप्रोक्स, मतलब इधर उधर होता रहता है। सर हमारा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या, यूपी का जनसंख्या इज 22 करोड़, तो आवर यूपी इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट आपका यूनाइटेड स्टेट्स। अब क्या बताएं आपको, तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास जो भी एक्स्ट्रा है बहुत एक्स्ट्रा होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है बहुत एक्स्ट्रा होता है, उसको सेल करके उनको ज्यादा पैसा मिल जाता है। तो ये एक मैटर है, फैमिली मेंबर्स उनका कम है तो ये थोड़ा उनका बेनिफिट है। लेकिन सर हर कंट्री का इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, नेचुरल रीजन हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन हो सकता है। जैसे पॉलिटिकल रीजन में अभी कौन जूझ रहा है, पॉलिटिकल जो वार चल रहा है रशिया यूक्रेन, पता है ना आप लोगों को? हाँ सर, अरे रशिया यूक्रेन वार के बारे में पता यस है कि सर। नहीं? ओके सर, बस थोड़ा हाँ थोड़ा सर। रिस्पॉन्स करते जाइएगा, इससे क्या होगा मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आप लोग ग्लोबल इकोनॉमिक मैटर में खबर रखते हैं कि नहीं रखते। अगर ना भी रखते हो तो रखा करो, ठीक है, अगर कोई कोई कनेक्शन नहीं बनाते हो तो बनाया करो सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर बेसिकली इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम इतना है कि इकोनॉमिक्स स्कार्सिटी में सोल्यूशन ढूंढता है, अभाव रहेगा बट फिर भी डिमांड फुलफिल करेगा, और हम लोग डिमांड का ही बात कर रहे हैं अभी। और डिमांड में हम लोग करेंटली जिस स्टेज में हैं वो है कंज्यूमर बिहेवियर। आपके मन में चल रहा है सर कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? सर कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कि सोसाइटी में जो कस्टमर्स है, कस्टमर्स मतलब वी ऑल आर कंज्यूमर, यस और नो? রাজ, রাজ বুঝতে পারছিস আমার কথা? দেরিতে জয়েন করলি একটু। হ্যাঁ স্যার, পড়া ছিল এক জায়গায়। ঠিক আছে, এখন কথা আমার আওয়াজ পাচ্ছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে। बेसिकली मैं जो बात कर रहा कि क्या बात कर रहा था सर, राज को बताने से पहले एक बार वही मुझे याद दिलाओगे, मैं थोड़ा सा कनेक्शन टूट गया। कंज्यूमर बिहेवियर, मैं आप लोगों को पूछ रहा कि कंज्यूमर बिहेवियर के साथ डिमांड का क्या कनेक्शन? सर कंज्यूमर बिहेवियर के साथ डिमांड का कनेक्शन ये है कि कंज्यूमर बिहेवियर पे ही डिपेंड करता है डिमांड, यस और नो? कंज्यूमर मतलब वी ऑल आर कंज्यूमर्स। ऐसे देखो आप अभी घर पे बैठे हो, मैं भी घर पे बैठा हूँ, ठीक है, मेरे यहाँ पर पंखा चल रहा है, ठीक है, फैन चल रहा है, कभी कभी एसी भी चलता है, ठीक है, तो फैन कंज्यूम कर रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा हूँ। आपका भी है, देखो आपके घर में एसी चल रहा होगा या फैन चल रहा होगा, लैपटॉप में क्लास कर रहे हो तो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, है ना, लाइट जल रहा है, अरे सबके घर में ऐसा ही है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है, ये सर नो? आप बैठे बैठे पानी भी पीते हैं हम लोग, है ना, तो वाटर भी कंज्यूम करेंगे, ये सर नो? सबका है। भूख लग जाएगा कुछ देर बाद, हंगरीनेस आ जाएगा, खाने के लिए भी हम लोग बोलेंगे। सो फूड का डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड, ये सर नो, है ना? तो अल्टीमेटली कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है,
कंज्यूमर का डिमांड क्या है, कंज्यूमर का वांट्स क्या है, कंज्यूमर का यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी इज अ बिग थिंग सर, यूटिलिटी इज अ बिग थिंग। मैं इसके बारे में प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में काफी डिस्कस किया। वांट्स, वांट्स मतलब आपका डिजायरेबिलिटी। क्या हर वांट्स डिमांड हो सकता है? नहीं सर, ईच एंड एवरी वांट्स को आप डिमांड नहीं बोल सकते। वांट्स तो हम लोगों का बहुत सारा होता है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, है ना। अभी मेरे घर के सामने BMW हो जाए, अभी मेरे घर के सामने बुकट्टी बाइक आ जाए, या फिर BMW का बाइक आ जाए, या फिर मेरे को स्पेस जान मिल जाए जहाँ से मैं स्पेस एक्स में आसमान में चला जाऊंगा, पंछी हो जाऊंगा, मतलब लाइक बर्ड्स। ठीक है, मेरा प्राइवेट जेट हो जाए, मेरा एक पर्सनल हेलीकॉप्टर हो जाए, या फिर मेरा एक पर्सनल आइलैंड हो जाए, आइलैंड कंट्री, मेरा पर्सनल आइलैंड ऐसे डिमांड है लोगों का, बैठे बैठे सपना देखता है। लेकिन क्या ये हर तरह का वांट्स आप फुलफिल कर सकते हो? प्लीज टेल मी। और पिता, ये जो भी मैं बोला, चाहे BMW हो, पर्सनल आइलैंड हो, क्या ये हर तरह का वांट्स को डिमांड बोल सकते हैं? नो राजन्ना, सर। क्यों नहीं बोल सकते डिमांड? क्यों नहीं बोल सकते? व्हाई नॉट? আমি এগুলো শুনতে পারবো না। वेरी गुड। और पिता ने कहा कि हम उसको परचेज नहीं कर सकते। यू अंडरस्टैंड सर? जब तक हमारा परचेसिंग पावर नहीं आ जाता, तब पॉकेट में दम होना चाहिए। जिसका भी वांट हम करेंगे ना, अगर पॉकेट में दम है, परचेसिंग पावर बोलते हैं इसको इकोनॉमिक्स में। अगर आपका कोई वांट्स है और उसको परचेसिंग पावर है आपका, तो वो डिमांड हो सकता है। लेकिन परचेसिंग पावर नहीं है, सिर्फ वांट है, तो उसको डिजायर बोल सकते हैं। आई होप क्लियर हो रहा हो। ठीक है, तो ये वांट्स और डिमांड में फर्क है। लेकिन ये सारा वांट्स और डिमांड दो इंपॉर्टेंट मैटर से डिपेंड करता है सर, कंज्यूमर बिहेवियर। और कंज्यूमर बिहेवियर पे हम लोग दो इंपॉर्टेंट मैटर में बात कर रहे हैं सर। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट है। एक है आपका अल्फ्रेड मर्सल। ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोग 11-12 लेवल में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा अल्फ्रेड मर्सल के बारे में। और दूसरा है सर, दूसरा मतलब दो जन का नाम आता है इसमें, हिक्स एंड एलन। ठीक है, हिक्स एंड एलन। तो देयर इज टू थ्योरी। मैंने ऑलरेडी एक थ्योरी कंप्लीटली समझा दिया, दैट इज अल्फ्रेड मर्सल का थ्योरी, जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने बताया। दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर पे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब आपको लग रहा है सर ये क्या क्या बात कर रहे हो? जिन लोगों का किसी कारण से मिस है, जैसे कि राज का, सैनॉन का, अगर कभी पहले पढ़े हो मार्जिनल यूटिलिटी तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर ना भी पढ़े हो तो भी दिक्कत नहीं। नो, व्हाट इज द पॉइंट सर? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी समझ में आ रहा है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? अब मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है, इसमें कॉन्सेप्ट आता है DMU, द लॉ ऑफ DMU। DMU मतलब डिमिनिशिंग। मैं सब कुछ करवा दिया सर, रिसेंटली मैं जो 2-3 लेक्चर्स करवाया ना, उसमें सारा का सारा बोल के रखा। सो आप लोगों को मैं जस्ट कहानी सुना रहा हूँ, आप लोग सर सुनो। सुनने से क्या होता है, आपके दिमाग में ना वो बैठ जाएगा कि सर क्या कहना चाहता है। उसमें क्या होगा, जो भी आगे का चर्चा रहेगा ना, आपको सारा कनेक्ट हो जाएगा, सारा मैटर कनेक्ट हो जाएगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली। नाउ व्हाट इज DMU सर? व्हाट इज लॉ ऑफ DMU? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? सर हम लोग मार्केट जाते हैं सर, प्लीज टेल मी, हम लोग बाजार जाते हैं ना, मार्केट जाके हम लोग ये सब, हम लोग वेजिटेबल मार्केट जाते हैं, हम लोग मतलब फ्रूट्स मार्केट जाते हैं, या फिर हम लोग साथ में सर क्या बोलते हैं उसको, कपड़ा मार्केट जाते हैं, क्लोथ मार्केट जाते हैं। तो DMU का कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, मतलब जो कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज कॉन्सेप्ट जो बताया गया है किसके तरफ से? अल्फ्रेड मर्सल सर की तरफ से। अल्फ्रेड मर्सल सर का जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर बिहेवियर पे, ठीक है, हम लोग ये भी डिमांड में ये वाला कर रहे हैं। और डिमांड रिलेटेड बाकी जो डिस्कशन है मैंने प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में करवा के रखा। जिन लोगों का मिस है प्लीज कर लेना सर, मैं क्लास शेयर करूंगा। कोई डाउट रहे मुझे प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन आज के मैटर में फोकस कीजिए सर, ठीक है, आज के मैटर पे फोकस कीजिए। इसमें ये मेरा पॉइंट जो था, दैट इज ये देखो, अल्फ्रेड मर्सल मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो मैं यहाँ पर मार्केट के बारे में बात कर रहा था। व्हाट इज मार्केट हियर सर? मार्केट इन द सेंस, अच्छा स्क्रीन शेयर है सर, एक बार बताओ ना, स्क्रीन शेयर है सबको? यस सर।
ये मार्जिनल यूटिलिटी का बात मैं लास्ट क्लास भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन मेरा आज का चर्चा रहेगा इंडिफरेंस कार्व में, जो मैं कल लास्ट वीक स्टार्ट किया था। इंडिफरेंस कार्व एनालिसिस प्रोपाउंडेड बाय जे आर हिग्स एंड आरजीडी एलन, शॉर्ट में कहा जाता है हिग्स एंड एलन। तो डोंट वरी, समझ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो और कहानी सुनो, ठीक है, कि खेल क्या है। अल्फ्रेड मर्सेल का मार्जिनल यूटिलिटी जो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, वो क्या था मैं अभी आपको 2 मिनट में समझाऊंगा, और डिटेल्स में जब पढ़ेंगे, जब क्लास में शेयर कर लूंगा, उसमें कैलकुलेशंस, ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स वे में पूरा समझाया गया है। सो डोंट वरी, बस सुनना है और इंटरेस्ट के साथ अपने आप को इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्ट करना है। बस इतना चाहिए आप लोगों से, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा डेडिकेशन दे दो सर, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए सर। मतलब मेरे 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 प्रति डेडिकेशन नहीं चाहिए, पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स के प्रति डेडिकेशन करोगे, जब जो सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके प्रति डेडिकेटेड होना पड़ेगा। डेडिकेटेड हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट का नॉलेज भी मिलेगा, एग्जाम का भी रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। चाहे वो चार्टर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो सीएस का एग्जाम हो, चाहे वो सीएमए का एग्जाम हो, ठीक है, या फिर बीकॉम का एग्जाम ही क्यों हो। सो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो बेसिकली अल्फ्रेड मर्सेल सर ने दिया। अब इसको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल यूज करूंगा। जस्ट अ सेकेंड। कौन सा मार्केट में जाए सर? कपड़ा मार्केट में जाए? चलो सर टी शर्ट मार्केट में चलते हैं। सर मुझे थोड़ा हेल्प कीजिएगा। हाँ सर, अगर हम लोग कभी भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं टी शर्ट्स के लिए, ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, मानो कि ये कोलकाता में न्यू मार्केट एरिया या हाथी बागान मार्केट, देयर आर लॉट्स ऑफ मार्केट इन कोलकाता, है ना, जहाँ पर अच्छा अच्छा टी शर्ट मिलता है, सस्ते में अच्छा टी शर्ट मिलता है। सर आप मुझे बताओ, एक एक टी शर्ट का मैंने यहाँ पर दाम दे दिया सर 300 करके, 300 पर टी शर्ट, ठीक है। ये सब मार्क्सिस्ट टी शर्ट है, मतलब ये देखो सर, कास्ते हाथुड़ी, कास्ते हाथुड़ी मतलब ये जो हथौड़ा है ये सीपीआईएम का है, ठीक है, रशियंस, ठीक है। चे गेवेरा का भी इमेज दिख रहा होगा, ठीक है, ये है चे गेवेरा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ये सब रेवोल्यूशनरी, सब लेफ्टिस्ट है सर, बड़े बड़े लेफ्टिस्ट, ठीक है। सोशलिज्म बाद में समझाऊंगा कभी, ये भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, डोंट वरी सर। हाँ, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, ठीक है, किस तरह से इकोनॉमी को चलाते हैं उसको छोड़ो, ये तो मैं रैंडमली उठाया। अब यहाँ पर खेल क्या है कि मानो कि ये टी शर्ट आप खरीदने गए, मैं आपको मार्जिनल यूटिलिटी समझा रहा हूँ सर, ठीक है। सो प्लीज थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा। सर कहाँ गए सर? टी शर्ट खरीदने। अब मार्जिनल यूटिलिटी में दो कॉन्सेप्ट में एक साथ समझाऊंगा, ठीक है। एक अल्फ्रेड मर्सेल का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, आज टी शर्ट का ही बाजार है। अल्फ्रेड मर्सेल जिन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस बताया, एमयू एनालिसिस। सर यूटिलिटी का मतलब समझते हैं ना आप लोग? प्रीवियस लेक्चर सुन लीजिएगा थोड़ा सा, मैं थोड़ा ज्यादा स्टोरी से और बता के रखा, जहाँ पर यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। जिन लोगों का मिस है, मुझे पता है किसका किसका मिस है, प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ कनेक्ट रह के क्लास कर लीजिए और डाउट पूछ लीजिए। एमयू एनालिसिस, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो अल्फ्रेड मर्सेल ने बताया, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी टी शर्ट से बताऊंगा। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज हिग्स एंड एलन का। हिग्स एंड एलन दोनों अलग इकोनॉमिस्ट हैं, बट एक साथ रिसर्च किया था। इनका कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट का नाम है सर? एक हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा हो गया इंडिफरेंस कार्व। अब दोनों में फर्क क्या है सर? एक चीज पहले समझ लो, डिमांड तो कंज्यूमर बिहेवियर से ही होता है और यूटिलिटी से होता है। अब टी शर्ट का क्या यूटिलिटी है? टी शर्ट का क्या यूटिलिटी है सर? टी शर्ट हमारा ड्रेस है सर, तो पोशाक है, हम लोग बंगाली में हिंदी में बोलते हैं पोशाक, है ना, जिससे हमारा स्टाइल स्टेटमेंट भी बनता है और धूप से भी बच सकते हैं, है ना, या फिर लज्जा से भी बच सकते हैं, है ना। तो फिर देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन टू वेयर टी शर्ट, है ना, फैशन हो या फिर नॉर्मल नेसेसिटी, ठीक है, चाहे वो सन रे से हो या फिर कोल्ड से हो या फिर हॉट से हो, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट वी नीड टी शर्ट, वी नीड जीन्स, वी नीड एनी काइंड ऑफ क्लोथ जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। सो एक नीड आपका क्या हो गया डिमांड का, क्यों टी शर्ट चाहिए, टी शर्ट का क्यों डिमांड होता है सर? एक तो नेसेसिटी है,
कि भाई टी शर्ट तो चाहिए बिकॉज नेसेसरी है। दूसरा, कभी कभी स्टाइल स्टेटमेंट भी होता है कि भाई पुराना हो गया बाकी सारा, या फिर मुझे ये वाला पसंद आया। जो लेफ्ट वाले हैं ना सर, ठीक है, CPIM का, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाले हैं, उनको फैशन स्टेटमेंट आ जाएगा इससे। ठीक है, जो लोग आर्मी में है उनको इसमें फैशन स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये चे गेवारा, जो ये लोग सोशलिस्ट का जो है सर, सोशल रिफॉर्मिस्ट माना जाता है, स्पेशली रशिया, क्यूबा, ठीक है, ये सब कंट्री में। ठीक है, इंडिया में भी बड़ा फैन फॉलोइंग है चे गेवारा का। जानते हैं आप लोग चे गेवारा को? हाँ सर, क्या आप लोगों को चे गेवारा पता है? किसी को पता है सर चे गेवारा कौन है? बोलो सर। ऐसे ही पूछ रहा सर, कोई रीजन नहीं है, जस्ट मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते। एनीवन सर, किसी को कोई नॉलेज चे गेवारा के बारे में? हाँ ना, कुछ तो बोलो। अगर ना बोलोगे तो मैं थोड़ी ना खा जाऊंगा। बोलो सर, यस और नो। नहीं है सर। नहीं है सर, नो इशू सर। ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी को हर एक मैटर के बारे में नॉलेज रहेगा, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये तो बस ऐसे ही रैंडम पूछ लेता हूँ कि क्या पता है आप लोगों को। पता है तो ठीक है, नहीं पता तो पता कर लेंगे। ठीक है, उसमें क्या है, आप लोग खुद भी रिसर्च कर सकते हो, आजकल तो गूगल का जमाना है। अब मैं जो भी बोलूंगा आप गूगल में डालो और रिसर्च करो, उसमें क्या है। अच्छा ठीक है, डिमांड पे आ जाते हैं। 2 पॉइंट बताना सर, एक इंडिफरेंस कर्व जो मेरा आज का चर्चा है, और एक मार्जिनल यूटिलिटी जो अल्फ्रेड मर्सल सर का कहना है। सर इसमें डिमांड हो रहा है सर, डिमांड क्यों हो रहा है? यूटिलिटी के कारण। यूटिलिटी क्यों आता है? यूटिलिटी मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जो सेटिस्फैक्शन आता है, दैट इज द यूटिलिटी। अब टी शर्ट का क्या यूटिलिटी है? कभी नेसेसिटी हो सकता है, कभी स्टाइल स्टेटमेंट हो सकता है ना, या फैशन, जो भी बोलो आप। ठीक है, कि मुझे फैशनेबल देखना है, सबको आजकल फैशन का बहुत चिंता है। ठीक है, कि भाई मुझे ठीक तो लग रहा है, चाहे वो मोटा हो पतला हो, सबको अपना फैशन स्टेटमेंट मेंटेन करने का बड़ा शौक होता है। क्या मैं सही बोला? हेलो विदिशा, राजन्ना, बोलो सर, अर्पिता। फैशन के लिए सब कोई सोचता है कि नहीं सोचता आजकल? हाँ सर, आजकल नहीं, है हमेशा सर। से सोचता है। यस सर, इट्स अ नॉर्मल एक यूटिलिटी है कि मुझे अच्छा दिखे, तो दिस इज योर यूटिलिटी। अब ये सब यूटिलिटी के कारण आप पहुंचे टी शर्ट खरीदते हैं। ठीक है, अब आपको टी शर्ट अगर पसंद आ जाए तो फिर आप टी शर्ट के लिए जाओगे ना। एक टी शर्ट का मैंने दाम रखा था 300, मतलब मैंने दाम नहीं रखा, ये दुकानदार ने रखा। ठीक है, जो शॉप ओनर्स है, वो पर टी शर्ट का दाम दाम रखा है 300। अब आप मुझे बताओ, सपोज से फॉर एग्जांपल आप एक 1 टी शर्ट लेना चाहते हो, इसके लिए दुकानदार आपसे कितना दाम लेगा? 300 ही चार्ज करेगा। क्या आपको डिस्काउंट देगा? क्या लगता है? नो सर। नहीं देगा सर। लेकिन मानो कि अभी एक की जगह आपने सोचा कि ठीक है, जैसे मानो कि अर्पिता बाजार गया, मार्केट गया, उसने उसने सोचा कि एक टी शर्ट लेते हैं, फिर उसको पता चला नहीं, एक काम करते हैं, भैया के लिए भी लेते हैं। अर्पिता का दादा का नाम है एल्डर ब्रदर मोहितोष। ठीक है, अब मोहितोष के लिए भी एक टी शर्ट लेना चाहता है, तो मोहितोष अर्पिता को लगा कि चे गेवारा इज अ वेरी फेमस लीडर, ठीक है, बड़ा दुनिया में नाम है इनका, तो चे गेवारा वाला टी शर्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो चे गेवारा टी शर्ट के लिए भी इसमें गया, लेकिन वो तो नेसेसिटी नहीं था, भैया ने बोला नहीं था अर्पिता को कि भाई मेरे लिए टी शर्ट लाना, ये एक्स्ट्रा लेना चाहता है। तो अर्पिता के कॉन्सेप्ट में क्या काम करता है बोलो तो? एक्स्ट्रा और एक लेंगे, 1+1 हो जाएगा। तो अर्पिता के मन में क्या चल रहा है कि 2 लेंगे तो थोड़ा कम करने के लिए बोलेंगे। ये सर नो, जल्दी बोलो। पहले वाला के लिए तो कम यस। नहीं करेगा, लेकिन अगर फिर से और एक ऐड करेंगे तो क्या दुकानदार को अर्पिता बोलेगा कि कम करने के लिए? यस। अब दुकानदार भी कभी कभी बोलता है कि दादा 2 लेंगे तो थोड़ा कम कर देंगे। तो अगर 2 पीस टी शर्ट लेता है अर्पिता, तो 290 करके दाम पकड़ लेगा, 290 एच, मतलब 10+10 20 रुपीज का डिस्काउंट। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आपके मन में सवाल चल रहा है, सर ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों होता है? कि ऐसा इसलिए होता है बिकॉज देखो सर, ये तो कंज्यूमर बिहेवियर है कि जैसे ही हमारा नेसेसिटी कम हो जाता है ना, यूटिलिटी कम हो जाता है। देखो, अर्पिता के लिए खुद का यूटिलिटी ज्यादा है कि भैया का यूटिलिटी ज्यादा है? जनरल सेंस में बताना। अर्पिता अपने लिए शॉपिंग करने गया था, भैया के लिए शॉपिंग करने नहीं गया था। सो अर्पिता के लिए पहला यूटिलिटी खुद का टी शर्ट था, भैया का यूटिलिटी सेकेंडरी था।
तो सेकेंडरी जो पीस मैं खरीदना चाहूंगा, क्या उसके लिए पूरा दाम देने के लिए इच्छा रखूंगा? क्या मेरा मतलब डिजायर ये रहेगा कि मैं सेकेंडरी यूटिलिटी के लिए 300 ही दाम पे करूं या कम पे करूं? कम पे करूं। अब दुकानदार भी इसको पता है। दुकानदार क्या सोचता है, मतलब जो शॉप ओनर्स है, मतलब अगर इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बोला जाए तो सप्लायर, ठीक है। अब सप्लाई कॉन्सेप्ट में अभी बाद में बात करूंगा। सप्लायर क्या सोचता है कि ठीक है, अगर ज्यादा क्वांटिटी सेल होगा, अगर 10 रुपीज करके डिस्काउंट दे दूंगा या 20 रुपीज डिस्काउंट दे दूंगा तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि सेल बढ़ेगा। अगर अर्पिता और एक टी शर्ट, अब अर्पिता के दीदी भी है, दीदी के लिए भी अर्पिता मानो एक टी शर्ट लेना चाहता है कि दादा के लिए लेके जाएंगे तो दीदी के लिए भी लेके जाना चाहिए, लेकिन नेसेसिटी नहीं था। लेकिन अर्पिता तीसरा टी शर्ट के लिए चला गया। तब अर्पिता सोच रहा है कि 3 लेंगे तो थोड़ा और कम करने के लिए बोलेंगे। तब अर्पिता बोल रहे दुकानदार को, भैया 290 नहीं, आप 280 करके दे दो, मेरे को 3 टी शर्ट लेना। क्या ऐसा अप्रोच करते हैं कस्टमर? प्लीज Yes, टेल मी sir. सर, करते हैं ना? क्या बात सबको समझ में आ रहा है? श्रद्धा, राजन्ना, राजा, राजा समझ में आ रहा है तेरे को? राज, सॉरी। हाँ सर। ओके सर। सो केस क्या चल रहा है सर? ये कॉन्सेप्ट को जिसने फाइंड आउट किया कि जैसे जैसे मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस बढ़ रहा है, मेरा यूटिलिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना? और जैसे जैसे मेरा यूटिलिटी कम होगा, मैं पेमेंट कम करना चाहूंगा। 300 करके पर पीस था, लेकिन मैं देने के लिए रेडी हो गया 280 पर पीस, बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट जैसे ज्यादा होगा, यूटिलिटी मेरा कम होगा, एंड दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिन का मतलब है टोटल, मतलब जैसे मानो कि 1+1+1 3 टी शर्ट है, ये एक एक करके जो बढ़ रहा है ना, दिस इज आपका मार्जिनल यूटिलिटी। अब डीएमयू क्या है? डीएमयू का मतलब है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमेशा एक के बाद दूसरे में जाओ, दूसरे के बाद तीसरे में जाओ, यूटिलिटी आपका कम होता है, और सेकंड या थर्ड के लिए आप हमेशा कम पे करने के लिए रेडी रहोगे। और दुकानदार भी, शॉप ओनर्स या सप्लायर्स भी आपको ज्यादा लेने से डिस्काउंट करता है। यस और नो? यस और नो सैनोन? बोलो सर। श्रद्धा, Yes, sir. जैसा बोला गया ऐसा रियल में होता है? प्लीज टेल मी सर। हाँ सर, जो होता मैंने है. एग्जैक्टली होता है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी, जो मैं ऑलरेडी क्लास में समझा के रखा। आज मैं इसको थोड़ा समरी कर दिया, ठीक है। इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ मैं ऑलरेडी डिस्कशन किया। तो ये डीएमयू क्यों हो गया? बिकॉज जैसे जैसे आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगा, आप हमेशा कम दाम देने के लिए रेडी रहोगे। और दुकानदार को भी पता है कि मेरा ज्यादा सेल होगा तो मैं थोड़ा कम दाम ले लूंगा। सिमिलरली ये सिर्फ टी शर्ट में ही नहीं, मार्केट में 1 kg पोटैटो लेने जाओ और 5 kg पोटैटो लेने जाओ, क्या दाम सेम पड़ता है? No, sir. किसका दाम कम पड़ेगा कंपैरेटिवली? Sir, 5 kg. क्यों? क्यों सर? Quantity बेशी. यस सर, थैंक यू। ये देखो सर, 1 kg पोटैटो का दाम बता रहा है 30 रुपीज। 5 kg पोटैटो का क्या दाम बता रहा है बिग बास्केट? किस तरह से डीएमयू कॉन्सेप्ट काम कर रहा है? देखो, अल्फ्रेड मर्सल सर का कॉन्सेप्ट, जो अल्फ्रेड मर्सल सर का रिसर्च हम लोग पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड कॉन्सेप्ट। कि जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे यूटिलिटी कम होता जाता है, और जैसे जैसे यूटिलिटी कम हो जाएगा, वैसे वैसे दाम भी कम हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई 5 kg का दाम 146, बट 1 kg का दाम 30। दैट मीन्स अगर इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 150 होना चाहिए, बट आपको 4% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। मार्केट में और कम मिलता है, ये बिग बास्केट है, ऑनलाइन है, थोड़ा ज्यादा दाम है, ठीक है। मार्केट में 1 kg 30 रुपीज ना, 5 kg लेने जाओगे ना तो आपको 140 में आ जाएगा सर, 140 135 में आ जाएगा, 15 रुपीज डिस्काउंट मिल जाएगा लोकल मार्केट में, ठीक है। ऐसा नॉट जस्ट पोटैटो के साथ होता है, ऐसा अगर आप ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, लुक एट सर फॉर्चून प्रीमियम कच्ची घानी, हिसाब लगाओ सर, 1 लीटर का प्राइस है 168,
5 लीटर का प्राइस है 931, जल्दी बोलो क्या हिसाब है इसका। 168 इंटू 5 करे ना सर, कोई कितना होता है एक बार मुझे बताएगा। 168 इंटू 5, एनीवन सर, 168 इंटू 5 कितना होता है। ओहो सर, यहाँ पर तो यही सस्ता पड़ रहा है, 1 kg सस्ता पड़ रहा है, लेकिन क्यों दाम ज्यादा हो गया जानते हो। किसी को समझ में आया दाम ज्यादा क्यों हो गया 5 लीटर का। दिखा रहा हूँ सर, रुको। सर ये ना कंटेनर का दाम ले रहे हैं, इतना बड़ा कंटेनर देता है, ये वाला कंटेनर का नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा ऐसा हो गया। बट अदरवाइज अब मार्केट में देखोगे ना 5 लीटर का अगर आप लेते हो ना तो कम कर देता है, 3 मिलता है उसमें, ठीक है, कम हो जाता है। तो लॉ ऑफ डीएमयू हमेशा काम आता है, लॉ ऑफ डीएमयू हमेशा काम आता है, लेकिन यहाँ पर ये जस्ट बिकॉज ये कंटेनर के कारण इसका दाम ज्यादा है, और कोई कारण नहीं, और प्रीमियम भी है, थोड़ा ब्रांड भी अलग है, कंपैरिजन इसलिए नहीं हो रहा है। ये डाल्डा कंपनी का है, ये फॉर्चून का है, दैट्स वाई कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बट अगर मैं फॉर्चून प्रीमियम ये वाला देखें, इसमें शायद हो जाए। 178 करके 5 लीटर का कितना पड़ेगा, 890, 178 करके तो भी नहीं हो रहा है, वही कंटेनर का ही प्राइस आ जा रहा है सर मेरे हिसाब से, ठीक है। कंटेनर के कारण, ये सब नॉर्मल पाउच है और ये कंटेनर का दाम है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा इनका दाम ज्यादा पड़ रहा है, बट अदरवाइज कम ही पड़ता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना सर, मार्केट में कम पड़ता है ना ज्यादा लेने से, ये सर नो। यस सर। यस सर। सो सर बेसिक कॉन्सेप्ट सर, अब इसी को इकोनॉमिक्स में थोड़ा मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ते हैं, तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कह दिया जाता है, ठीक है। या फिर जैसे इनडिफरेंस कार्व, अब आपके मन में चल रहा है सर मार्जिनल यूटिलिटी समझा दिए टी शर्ट से, तो फिर हिग्स एलन साहब का इनडिफरेंस कार्व का क्या दोष। सर कोई दोष नहीं है, मैं समझाता हूँ। दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात चल रहा है सर कंज्यूमर बिहेवियर पे, ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी में है। देख रहे हैं सर, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ से स्टार्ट होता है और इसका चलेगा अभी, ये देखो लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू में स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी मैं प्रीवियस 2 लेक्चर्स में करवाया, फिर उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है, और कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैंने रिसेंट कंप्लीट करवाया, तो जस्ट आपको एक बार गो थ्रू करना है सर, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं इंडिफरेंस कार्व में, ठीक है, लेकिन इंडिफरेंस कार्व और डीएमयू में फर्क क्या है वो तो पता कर ले एक बार, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ सर, ध्यान से सुनो। तो एक अल्फ्रेड मर्सेल सर हो गया जो मार्जिनल यूटिलिटी पे बात करता है और डीएमयू पे बात करता है। मार्जिनल यूटिलिटी आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड डीएमयू आपको समझ में आ ही गया कि डीएमयू क्या है। बाकी अगर आप पूरा क्लास सुन लोगे एक बार, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंडिफरेंस कार्व तो मैं अभी आपको स्टार्ट करूंगा और डिटेल्स में समझा देता हूँ, जस्ट मिनट सर, कुछ थोड़ा सा वेट करता हूँ, लेकिन अभी इंडिफरेंस कार्व सेम कॉन्सेप्ट में समझाना है मुझे। यूटिलिटी तो दोनों एंगल से है, मतलब दोनों एंगल से यूटिलिटी कॉन्सेप्ट काम करता है सर, चाहे आप अल्फ्रेड मर्सेल सर को देख लो, चाहे आप हिग्स एंड एलन को देख लो, तो फिर फर्क क्या है सर। इसमें एक फर्क इतना है, डिफरेंस, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हिग्स एंड एलन एंड अल्फ्रेड मर्सेल सर, समझते हो सर मेन डिफरेंस कोई मुझे बता सकते हो। अल्फ्रेड मर्सेल का थ्योरी जो मैं लास्ट क्लास में बताया था, जो लोग लास्ट क्लास में थे उनको बताना चाहिए, एनीवन अगर भूल गए। हाँ बोलो। কোয়ান্টিটি হয় আর আরেকটা হচ্ছে কোয়ালিটি। স্যার মার্শাল हाँ सर, थैंक यू सर। सर अल्फ्रेड मर्सेल क्वांटिटी में बिलीव करता है, ठीक है, इसको कार्डिनल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, कार्डिनल कॉन्सेप्ट, नंबर्स, कितना नंबर मिला है, ठीक है, एग्जाम में कितना नंबर मिला है, आउट ऑफ 100 90 92, कार्डिनल कॉन्सेप्ट। और इंडिफरेंस कार्व नंबर पे बिलीव नहीं करता, क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करता, इंडिफरेंस कार्व क्वालिटी पे बिलीव करता है। मतलब भले ही थोड़ा नंबर कम मिले, पर मेरे को पढ़ के मजा आया, समझ रहे सर, मेरे को एग्जाम देके मजा आया, भले ही नंबर मुझे थोड़ा कम मिले, मुझे 100 में 80 मिला है, 90 नहीं मिला, नो मैटर, बट आई लव माई सब्जेक्ट्स, आई लव माई कॉन्सेप्ट, मतलब वॉट एवर विच इज सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट आई लव, आई रियली एंजॉयड इट। जैसे आइजैक न्यूटन, पता है आप लोगों को,
न्यूटन साहब तो फेल करता था, आइंस्टाइन न्यूटन ये सब ज्यादातर फेल किया है एग्जाम में, पता है आप लोगों को, ये लोग एग्जाम में फेल ही करता था ज्यादातर। रविन्द्रनाथ टैगोर, रवि टैगोर स्कूल ही नहीं गया कभी, पता है आप लोगों को, द ग्रेट लिटरेचर, हाँ, द ग्रेट Yes, sir. पोएट कहा जाता है, कभी स्कूल ही नहीं गया रविन्द्रनाथ टैगोर, सारा एजुकेशन घर पे लिया है। पहले तो अपने चाकर से पढ़ते थे, चाकर समझते हो, सर्वेंट से उसका सर्वेंट उसको कहानी सुनाता था, वही वो सुनता था। बड़ा जमींदार फैमिली से था रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत बड़ा जमींदार था। बांग्लादेश और आज का बांग्लादेश, तब का बंगाली था, बांग्लादेश एंड कोलकाता मिला के बहुत बड़ा एस्टेट था उन लोगों का। तो बहुत ही आलीशान मैटर था, लेकिन फैमिली कनेक्शन उतना अच्छा नहीं था। सर्वेंट के पास ही स्टोरी सुन सुन के पढ़ाई किया, और पहला कविता लिखा, ठीक है, बहुत सारा कविता हम लोग बंगाली मीडियम में पढ़े हैं, तो मुझे तो पूरा पता है, ठीक है, ठीक है। ऐसे एक फेमस फेमस कविता है, कौवा कखो पाठशाला के ऊपर एक बहुत अच्छा किशोलय बोल के एक कविता लिखा, ये लिखा था, किताब लिखा था बच्चे लोगों के लिए, किशोलय। किशोलय मतलब जो बच्चे लोगों के लिए है, ठीक है। तो बहुत ही गजब गजब कॉन्सेप्ट है सर, जो कभी स्कूल ही नहीं है वो कैसे लिख सकता है, वो नॉलेज पे बिलीव करता है, वो एंजॉयमेंट पे बिलीव करता है। जैसे आइजैक न्यूटन, आइंस्टाइन को कभी पूछा गया था, द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन, कि आपको इतना नॉलेज है, तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया था, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो अभी भी समुद्र किनारे पत्थर उठा रहा हूं सर। आइंस्टाइन का जवाब था कि दुनिया इतना बड़ा है, यूनिवर्स इतना बड़ा है, इसमें इतना नॉलेज है, मुझे कुछ नहीं पता। आजकल लोगों को थोड़ा सा क्या पता चल जाता है, अहंकार का पिटारा ढाक बजना चालू हो जाता है, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, सबका अपना अपना लेकिन सर, जो ओरिजिनल नॉलेज सीकर्स होते हैं ना, उनको अहंकार नहीं होता, उनको तो ये लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, कब पता चलेगा। पता करते करते इंसान का एक जिंदगी खत्म हो जाता है, फिर भी पता नहीं चलता। तो इंडिफरेंस कार्व इज लाइक दैट, जो सेटिस्फैक्शन पे बिलीव रखता है। अब ये मैं थोड़ा आपको नॉलेज वाइज बता दिया, बट इसमें और भी अलग अलग पैरामीटर हो सकता है। जैसे अल्फ्रेड मर्सेल के लिए क्या था, क्वांटिटी, नंबर्स, कितना, 4 लेंगे तो क्या दाम पड़ेगा, 5 लेंगे तो थोड़ा और कम करो, ठीक है। जैसे आपको अभी मैं टी शर्ट्स में बताया, अब टी शर्ट्स में ही आपको इंडिफरेंस कार्व समझाते हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताइए सर, जस्ट इतना मुझे कंफर्म कीजिए, क्या आपको टी शर्ट्स के एग्जाम्पल में ये जो मैं अभी आपको समझाया, क्या आपको इसमें अल्फ्रेड मर्सेल समझ में आ गया? जो लोग पहले भी क्लास किए हो अल्फ्रेड मर्सेल का, मतलब मार्जिनल डीएमयू का, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, उनके लिए तो ठीक है, वो तो रिवाइज हो गया। पर जिन्होंने पहले कभी क्लास नहीं किए, क्या उन्हें समझ में आया लॉ ऑफ Yes, sir. डीएमयू? अब आपको मैं इंडिफरेंस कार्व समझाता हूँ, सेम एग्जांपल लूंगा, बट थोड़ा अप्रोच अलग हो जाएगा। इंडिफरेंस कार्व किसने बताया सर? एज पर आवर सब्जेक्ट्स, हिग्स एंड एलन सर ने। दे आर आल्सो फेमस इकोनॉमिस्ट, बेसिकली दे आर यूरोपियन इकोनॉमिस्ट। हमारा करेंट एजुकेशन सिस्टम यूरोपियन सिस्टम से ही चलता है सर, तो यूरोपियंस को ही पढ़ना पड़ता है ज़्यादातर केस में, ठीक है, बिकॉज हम लोग 200 साल ब्रिटिश के अंडर में थे ना, तो वो सिस्टम चल रहा है सर। आई होप कि बदल जाए थोड़ा सा, बिकॉज हमारे यहाँ पर भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। भारत का एजुकेशन सिस्टम टॉप क्लास माना जाता था दुनिया में, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, हिग्स एंड एलन का कॉन्सेप्ट क्या है इंडिफरेंस कार्व में? सर इंडिफरेंस कार्व में हिग्स एलन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये सेटिस्फैक्शन पे बिलीव करता है, मतलब इनका अप्रोच को ऑर्डिनल अप्रोच कहा जाता है, जैसे इनका अप्रोच को कार्डिनलिटी कहा जाता है। कि कितना टी शर्ट लेना है, एक लेंगे तो क्या दाम पड़ेगा, 4 लेंगे तो क्या दाम पड़ेगा, ठीक है, यूटिलिटी कम हो जाएगा तो कम दाम पे करेंगे। टी शर्ट्स हो या पोटैटो हो या ऑयल हो या चिकन हो, जो भी आपको पसंद है आप समझ लो, लेकिन दिस इज नॉट कार्डिनल, दिस इज ऑर्डिनल। कौन इंडिफरेंस का ऑर्डिनलिटी है? ऑर्डिनलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, भले ही इसका दाम 300 की जगह 700 हो जाए, बट अगर मुझे इसको पहन के अच्छा लगेगा तभी मैं इसको लूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। बात समझ में आ रहा है?
Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. दिस इज ऑल्सो यूटिलिटी। ये मतलब देखो सर, कार्डिनल इज ऑल्सो यूटिलिटी, मतलब ऐसा नहीं कि ये सही है ये गलत है, दोनों अपने अपने जगह में सही है। कार्डिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो यूटिलिटी। अल्फ्रेड मर्सेल भी सही बात किया, हिग्स एंड एलन भी सही बात किया, बस डिफरेंट अप्रोच है। कुछ लोग होते हैं सर कि उसको नंबर ऑफ टी शर्ट्स नहीं चाहिए, वो पहन के सेटिस्फैक्शन आना चाहिए कि भाई मैं एक पहनूंगा बट अच्छा पहनूंगा, या फिर मेरे मन का पहनूंगा, वट एवर आई लाइक, जो मुझे पसंद है मैं वो पहनूंगा, मुझे 3-4 नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए, बट आई नीड सेटिस्फैक्शन। कोई होगा ऐसा, देखे मानो कि जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल कहा जाता है, किसी को एक कप कॉफी में सेटिस्फैक्शन है, किसी को 2 कप टी में सेटिस्फैक्शन है, कि 2 कप चाय नहीं होगा तो फिर सेटिस्फैक्शन नहीं, तो किसी को 2 कप टी चाहिए तो किसी को 1 कप कॉफी चाहिए। सेटिस्फैक्शन से मतलब है, नंबर मैटर नहीं करता, एक हो या 2 डजेंट मैटर, सेटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट। दिस इज अप्रोच। बस यही फर्क है इंडिफरेंस कार में और मार्जिनल यूटिलिटी में। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। हेलो। Yes, sir. अब ये जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, ये हमें, ये देखो सर, ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, इसमें मैं एक बेसिक्स एरिया है कवर किया, शेयर करूंगा, और मैं बेसिकली अभी डिमांड पे बात कर रहा हूँ। सेकेंड चैप्टर में जो डिमांड एंड सप्लाई एरिया है, मैं इसी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें सप्लाई में अभी भी स्टार्ट नहीं किया, मैं डिमांड भी बस करा रहा हूँ अभी। डिमांड में थोड़ा सा मैं लॉ ऑफ डिमांड वगैरह, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह, ये थोड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है, ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। जिन लोगों का अभी नहीं हुआ है, मतलब लाइव नहीं किया है, उनको मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, तो प्लीज़ एक बार आप लोग करते रहिए, फिर बाद में जब इसको रिवाइज करवाऊंगा तब आप लोग और एक बार कर लीजिएगा। और मेरा करेंट डिस्कशन चल रहा है कंज्यूमर बिहेवियर में, इसमें मैंने आपको 2 अप्रोच के बारे में बात कर रहा हूँ सर, एक मर्शलियन अप्रोच और दूसरा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। अप्रोच तो समझा दिया सर, सिंपल वे में समझा दिया, ये सर नो। अब थोड़ा सा किताबी बात पढ़ना है, बोलो सर, ये सर नो। कंज्यूमर बिहेवियर पे दोनों अप्रोच मैंने समझा दिया आपको। अब आप लोग अगर इतना बड़ा जो नोट्स है, ठीक है, चाहे सीए का नोट्स देख लो, सीएस का नोट्स देख लो, जहां से भी देख लो आप, ठीक है, आप जब आप नोट्स को फॉलो करोगे ना, तो आप देखना कि कितना सारा चीज लिखा हुआ है, लेकिन उसका मेन मैटर जो मैं आपको टी शर्ट्स के एग्जाम्पल से बताया वही है, ठीक है। अब इसके लिए अलग अलग थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, जस्ट आपको एक बार गो थ्रू करना, मैं ये सब समझा के आया, ठीक है, तो प्लीज एक बार गो थ्रू करना। अच्छा सर, इंडिफरेंस पे बात कर लेते हैं। हाँ, कंज्यूमर सरप्लस भी मैंने बताया था इंडिफरेंस का यूटिलिटी के साथ साथ। चलो सर, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या है आपको समझ में आ गया, लेकिन व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, ये भी मैंने लास्ट वीक समझाया था। इंडिफरेंस कर्व क्या है सर? इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये होता है कि आपको डिफरेंट प्रोडक्ट दिया जाएगा, हर एक केस में आपको सेटिस्फैक्शन आएगा, बट डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। समझाता हूँ मैं, थोड़ा इंडिफरेंस कर्व को एक बार रिपीट करता हूँ, जो लास्ट वीक भी बताया था, रिपीट भी करूंगा और थोड़ा न्यू भी बताऊंगा। सर ऑर्डिनल एनालिसिस है ये, बिकॉज ये सेटिस्फैक्शन में बात करता है, इज बेस्ड ऑन इंडिफरेंस कर्व व्हिच रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस ग्राफिकली। प्रेफरेंस पे बात होता है, मुझे पसंद है या नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। Indifference curve is a curve which represents all those combination of two goods which give same satisfaction to the consumer. अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा गुड्स का, मतलब यहाँ पर 2 गुड्स में एग्जांपल दिया जाता है, बट रियल लाइफ में 2 की जगह 4 भी हो सकता है, ठीक है। अब बताता हूँ मैं आपको 2 गुड्स क्या है। सिंस ऑल कॉम्बिनेशंस ऑन ऑल मतलब ऑन एन इंडिफरेंस कर्व गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर इज कंप्लीटली इंडिफरेंट अमंग देम, मतलब आप उसको अलग अलग लेवल में सोचना, सभी कॉम्बिनेशन आपको सिमिलर काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन दे सकता है, बट लेकिन फिर भी सभी कोई इंडिफरेंट है, मतलब आपके लिए अलग कुछ नहीं है। कंज्यूमर इज कंप्लीटली इंडिफरेंट अमंग देम और रिप्रेजेंट दैट सेट ऑफ ऑल बंडल्स ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर व्यूज एज बीइंग इक्वली डिजायरेबल। हर तरह का गुड्स उसके लिए डिजायरेबल हो सकता है। मैं समझाता हूँ थोड़ा, मैं सिंपल कर देता हूँ। In other words, since all the combination provide the same level of satisfaction, the consumer prefers them equally and does not mind which combination he gets. An indifference curve is also called is ISO utility curve
और इक्वल यूटिलिटी कर्व। सो पॉइंट याद रखिएगा, इंडिफरेंस कर्व का दो नाम यहाँ से हो सकता है, आइसो यूटिलिटी एंड इक्वल यूटिलिटी कर्व। ठीक है, अब क्या है आगे देखो, क्यों ऐसे दो गुड्स आपको मिलेगा बट आपको सिमिलर काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्यों बताना चाह रहा है आपको, ध्यान से सुनना सर। देखो सर, यहाँ पर कोई फूड्स के बारे में बोला है, फूड्स एंड क्लोथिंग, दो गुड्स लिया गया। देखो जीने के लिए दो जरूरी चीजें है ना, फॉर सर्वाइवल वी नीड 3 इंपॉर्टेंट बेसिक नीड्स। क्या क्या सर, सर्वाइवल के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिक नीड्स क्या है हमारा, बोलो। Food, shelter, clothing. थैंक यू सर, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। शेल्टर को छोड़ देते हैं यहाँ पर थोड़ा, ठीक है, फूड और क्लोथ को लेके बात करते हैं। इसमें इंडिफरेंस शेड्यूल दिख रहा है आपको। अब आपके सामने 4 कॉम्बिनेशन है, 4 की जगह 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डजेंट मैटर सर। अब यहाँ पर देखो इंडिफरेंस क्या होता है, मानो कि अगर आपको ज्यादा पहनना है, मैं लास्ट वीक इसका एग्जांपल दिया था, याद है किसी को, राजन्ना, विदिशा, श्रद्धा, किसी को याद है, अर्पिता। फूड को मैंने रेस्टोरेंट से बताया था, है ना सर, हाँ सर। और क्लोथिंग को मैंने फैशन से समझाया, है ना। दुर्गा पूजा फैशन बंगाल का सबसे फेमस है ना, जानते हो आप लोग, दुर्गा पूजा फैशन। कहना क्या चाहते हैं सर, अब देखो दुर्गा पूजा फैशन लिखते ही आप समझ रहे हैं ना सर, सब फैशनेबल ड्रेसेस सामने आ गया, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो गूगल दिखा रहा है मुझे। नो पॉइंट इज दैट, अब दुर्गा पूजा फैशन से क्या मतलब, दुर्गा पूजा फैशन से मतलब ये, दुर्गा पूजा के टाइम पे कोलकाता में सीरियसली फैशन हावी चलता है, ऐसा लगता है कि कितना कपड़ा किसके पास होना चाहिए, और साथ में रेस्टोरेंट में घूमने जाना, और सेलिब्रिटीज भी एडवर्टाइजमेंट बड़ा करता है सर, ठीक है। ऐसे बंगाल में दुर्गा पूजा, उड़ीसा में रथ यात्रा, ठीक है, मुंबई में जाओगे तो गणेश पूजा, जो बिग बिग फेस्टिवल है इंडिया का, है ना। तो ऑब्वियसली सब अपने अपने फेस्टिवल में सभी कोई अपना अपना जरूर पसंद करेगा, लेकिन सर इससे इकोनॉमिक्स का क्या कनेक्शन, सर वेट करो सर, समझाता हूँ। अब देखो, अब ये लड़का को देखो सर, सेम है ना क्या, पता नहीं, मैं मान के चलता हूँ सेम है, ठीक है। अब इनका कितना ड्रेस हुआ सर, ये लेडीज का, मतलब ये वोमेन का कितना ड्रेस हुआ, महिला का कितना ड्रेस हुआ और मेंस का कितना, देखो ये लड़का का 2 ड्रेस है और लड़की का 3 4, एक ये सेम है ना, 1 2 3, 3 ड्रेस है, 3 ड्रेस, और इसका 2, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ सर, 2 कपड़ा इनका 3। अब कहने का मतलब क्या है सर, दुर्गा पूजा में हमारे बंगाल में क्या होता है साहब, कि अच्छा अच्छा कपड़ा पहना जाता है और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाया जाता है, यस ना, दोस्तों के साथ पार्टी। अरे क्या मैं सही बोला, दोस्त हो, फैमिलीज हो, है ना सर। अब देखो सर, लेकिन क्या सबका फाइनेंशियल कंडीशन सेम रहेगा, नो सर। फाइनेंशियल कंडीशन एज वेल एज नीड, मतलब यूटिलिटी, डिफरेंट पीपल डिफरेंट फाइनेंशियल कंडीशन से आते हैं और डिफरेंट यूटिलिटी के साथ आता है। यूटिलिटी मतलब जरूरत, सेटिस्फैक्शन लेवल। नाउ पॉइंट इज दैट, अब यूटिलिटी के बेसिस में उसका फाइनेंशियल मैटर कैसे काम करेगा, देखो सर, फूड से मैं रेस्टोरेंट को इसलिए मैच करा रहा हूँ, मतलब अगर आप दोस्तों के साथ एक दिन रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो, 1 डे रेस्टोरेंट में एक दिन जाना है, मतलब पर हेड 2000 का खर्चा पड़ जाएगा कम से कम, एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूँ, एक दिन जाना 2000, 4 दिन जाना है तो 2000 इंटू 4 दिन 8000, यस ना सर। एक एक दिन का रेस्टोरेंट जाने का खर्चा 2000 करके पर हेड, ठीक है, पर डे, 4 दिन जाना है तो 8000। सर कपड़ा के लिए आपके पास बजट है, से फॉर एग्जाम्पल यू हैव 5000 का बजट है, अब
1000 मतलब टोटल बजट को मैं थोड़ा सा अभी कम करूंगा, मतलब मैं यहाँ पर डे का बताया। अब एक एक कपड़ा का मैं बताता हूँ। पर क्लॉथ का क्या दाम हो सकता है? पर एक क्लॉथ का दाम ले लेते हैं 1000 करके। तो अगर सर आप 12 कपड़ा लोगे तो 12,000, ठीक है। 6 कपड़ा लोगे तो 6,000, 4 कपड़ा लोगे तो 4,000, 3 कपड़ा लोगे तो 4,000। बट यहाँ पर पॉइंट क्या है कि पॉइंट इज दैट कि आपका बजट कांस्टेंट है सर, बजट लिमिटेड है। मैं एक चीज स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में आपको बता रहा था कि इकोनॉमिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है सर। इकोनॉमिक्स स्कार्सिटी में काम करता है। अभाव में कैसे आप डिसीजन लेते हो, मतलब आपका फाइनेंशियल स्कार्सिटी है, रिसोर्सेज स्कार्स है, एंड इन दैट सिचुएशन हाउ कैन यू और हाउ विल यू सॉल्व योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और व्हाट मतलब फाइनेंशियल, नॉट जस्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हाउ विल यू सॉल्व योर डिमांड बेसिकली, या यूटिलिटी, ठीक है। अब यूटिलिटी को सॉल्व करने के लिए आप क्या डिसीजन लेते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पॉइंट इज दैट कि अगर आपको कपड़ा ज्यादा पसंद है, इफ यू लाइक क्लोथ मोर, इफ यू वांट क्लोथ मोर, तो 12 कपड़ा चाहिए आपको। अगर 12 क्लोथ चाहिए तो फूड एक ही बार आप जा पाओगे सर, बात को समझिएगा। अगर आपको 12 टाइप्स ऑफ ड्रेसेस चाहिए, देन आपको रेस्टोरेंट के लिए एक ही दिन जाने का मौका मिलेगा, दैट्स इट सर। लेकिन इसमें भी आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सेटिस्फैक्शन हर कॉम्बिनेशन में है, ऐसा नहीं कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन मानो कि अभी आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं मुझे थोड़ा सा ज्यादा दिन रेस्टोरेंट जाना है, तो आप उसको 2 दिन कर दो। लेकिन 2 दिन करोगे तो कपड़ा थोड़ा कम लेना पड़ेगा, 2 दिन करोगे तो कपड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो 12 से 6 आ गया। इसको बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मतलब एक प्रोडक्ट को सब्सटीट्यूट करके दूसरे प्रोडक्ट को फुलफिल करना, ये हम लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में। घर पे फैमिलीज में बोलते हैं कि बेटा देख, अगर इतना कपड़ा में खर्चा करेगा तो फिर मैं, हम लोग इस बार जो ट्रिप है, ऐसे हर साल घूमने भी जाते हैं ना हम लोग फैमिली के थ्रू से, कभी कश्मीर जाते हैं तो कभी फॉरेन ट्रिप में जाते हैं तो कभी लोकल। कम से कम बंगालीज का बड़ा फेमस 3 जगह है, जानते हैं आप लोग? कोई बता सकते हो 3 फेमस डेस्टिनेशन ऑफ बंगालीज? कुछ नहीं तो ये 3 जगह में ये लोग पहुंच ही जाते हैं। शॉर्ट में कहते हैं दीपुदा। व्हाट इज दीपुदा, कौन बता सकता है? सर दीघा, पुरी, दार्जिलिंग। थैंक यू अर्पिता। ठीक है, बंगाल का 3 फेमस डेस्टिनेशन, ठीक है, मतलब बंगालीज का, ठीक है। अब ये मुझे पता है बिकॉज मैं बंगाली से मतलब कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और बंगाल के लोगों को अच्छे से समझता हूँ, ठीक है। ज्यादातर इनको कुछ भी मौका मिले, साल में 3 बार हो 2 बार हो, 3 जगह बड़ा ज्यादा जाता है। एक दीघा जाएगा, एक पुरी जाएगा उड़ीसा में, ठीक है, समुद्र किनारे, 2 समुद्र और 1 पहाड़, ये पुरी रहा। और दीघा इज हियर इन वेस्ट बंगाल, और दूसरा है पहाड़ मतलब हिमालय, देयर इज दार्जिलिंग, ठीक है। तो शॉर्ट में कहते हैं दीपुदा, ठीक है, दीघा पुरी एंड दार्जिलिंग। तो कहने का मतलब है अगर कपड़ा ज्यादा ले लेगा तो दीघा पुरी दार्जिलिंग नहीं जा सकता, या फिर दार्जिलिंग जाने के लिए बजट थोड़ा ज्यादा चाहिए तो फिर बोला दार्जिलिंग नहीं जा पाएंगे तो दीघा ही जाना पड़ेगा, काइंड ऑफ दैट। आप समझ रहे हैं ना बात? मतलब ज्यादा कपड़ा में खर्चा कर दोगे तो दार्जिलिंग कैंसिल, ठीक है, दार्जिलिंग हो या सिक्किम, दार्जिलिंग के थोड़ा सा ऊपर, दार्जिलिंग कैंसिल सर, ठीक है। मतलब अगर आपको एक चाहिए तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, हेलो, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो जिस रेट में ये सब्स्टिट्यूशन चलता है, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सिंपल, ठीक है। तो 12 क्लॉथ से 6 कपड़ा में आए तो सब्स्टिट्यूशन 6 है। यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट 6 किए तो यहाँ पर आपको एक दिन एक्स्ट्रा डिनर के लिए दोस्तों के साथ पार्टी करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर 6 से 4 किए तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2 है, तो आप यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा और जा पाओगे। यहाँ पर अगर और थोड़ा सेक्रीफाइस करोगे तो यहाँ पर और एक दिन दोस्तों के साथ पार्टी कर पाओगे, सिंपल। लेकिन हर एंगल में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस का। इंडिफरेंस मतलब ईच एंड एवरी combinations give you a different combination but give a good satisfaction। क्या आपको बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, क्वांटिटी मैटर नहीं कर रहा है, सेटिस्फैक्शन मैटर कर रहा है, प्लीज टेल मी।
Yes, sir. अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगा, आईसी कप कैसे ड्रॉ करना है, या फिर हाउ टू आइडेंटिफाई आईसी कप। सिंपल है ना सर। यहाँ पर फूड की जगह मैं रेस्टोरेंट लिख रहा हूँ, और यहाँ पर क्लोथ लिख रहा हूँ। दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। क्लोथ को इधर दिया 12, मैं बस जो पॉइंट हमारा है उसी को बस पुट कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी गैप आप समझ लेना। 6 4 4 के बाद कितना था, 3 2 0। इधर रेस्टोरेंट के लिए 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे, ठीक है। सर कहने का मतलब क्या है, कुछ नहीं, अगर आप 12 कपड़ा लेते हो रेस्टोरेंट में जाने का मौका एक ही दिन मिलेगा। अगर आप 6 कपड़ा लेते हो तो 2 बार मिल जाएगा। अगर आप 4 कपड़ा लेते हो, मतलब इधर थोड़ा सैक्रिफाइस करोगे कपड़े को, इफ यू सैक्रिफाइस लिटिल बिट क्लोथ देन यू विल गेट एक्स्ट्रा रेस्टोरेंट सर्विस। ऐसा तो होता ही है, और सैक्रिफाइस और रेस्टोरेंट, ठीक है, हो गया ना। अब इसको जब हम लोग पॉइंट को अलग अलग कॉम्बिनेशन है, दिस इज ए कॉम्बिनेशन, this is our B combination, this is our C combination, and this is our D combination. Then just connect these dots, and this is your IC. Simple है ना? It's like a demand curve, but this is not exactly called demand curve. This is called IC curve, indifference curve, consumers indifference curve. Demand सही आया, but not called demand. Demand curve, demand के क्लास में बताया गया सर। जिन लोगों का मिस है डिमांड का क्लासेस, मैं शेयर करूंगा लिंक, प्लीज कर दीजिएगा। सर यहाँ तक बात क्लियर है तो आगे बढ़ूंगा, बोलो। आईसी ड्रॉ समझ में आ गया? Yes, sir. थैंक यू सर। एनी डाउट सर किसी के तरफ से? बोल दो सर, अगर किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज एक बार बता दो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। इवन जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उसको भी बोल रहा हूँ, मतलब जिसका प्रीवियस डिमांड का लेक्चर्स मिस भी है उसे भी पूछ रहा हूँ। एनी डाउट सर, जैसे कि राज, सनोन, एनी प्रॉब्लम सर? No, sir. सर मैं इंडिफरेंस मैप के बारे में बताया था। मैप और कुछ नहीं, जब एक अलग अलग कॉम्बिनेशंस को आप एक पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर ड्रॉ करोगे तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हर अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग इंडिफरेंस कारक है। तो जब आप एक लेवल, मतलब एक चीज यहाँ पर होता है कि जितना हायर लेवल में आईसी है, जैसे IC3 गिव यू मोर सेटिस्फैक्शन, ये लेस सेटिस्फैक्शन, और ये मीडियम सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन हर एंगल में मिलेगा, बट हायर आईसी ऑलवेज रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। मिडिल आईसी रिप्रेजेंट मिडिल सेटिस्फैक्शन, एंड लेजर आईसी रिप्रेजेंट लेसर सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन इज ऑलवेज देयर, बट डिपेंडिंग ऑन दी कहाँ पर है। आईसी का ड्रॉ कैसे हुआ तो देख लिया ना, बस उसी पॉइंट के हिसाब से। IC3 मतलब हाईएस्ट लेवल, IC2 मतलब मीडियम लेवल, IC1 मतलब लीस्ट लेवल। लेकिन ये इंडिफरेंस मैप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपके मन में चल रहा है सर, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट सर, इंडिफरेंस मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज सर यहाँ पर बजट का खेल है। अच्छा मैंने आपको MRS बता दी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैंने बता दिया, है ना? उसी को यहाँ पर ग्राफिकली बस थोड़ा सा दिखाया है, और कुछ नहीं। जो मैं आपको अभी बता रहा था कि कितना कितना करके आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसको बस यहाँ पर ग्राफिकली दिखाया कि यहाँ पर 12 से 6 यूनिट आपने सेक्रीफाइस किया, जिसको डेल्टा C से दिखाया। चेंज कितना है, डेल्टा C, डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज, द ग्रीक एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, डेल्टा अल्फा गामा ये सब यूज होता है। तो डेल्टा C जो है वो चेंज को डिफरेंस कर मतलब रेफर कर रहे हैं, मतलब आप कितना सेक्रीफाइस करोगे तो आपको कितना सुविधा मिल रहा है। यहाँ पर 6 यूनिट सेक्रीफाइस करो तो यहाँ पर आपको इतना सा फैशन के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो तो फिर इतना आपको रेस्टोरेंट के लिए मिल रहा है।
यहाँ पर आप इतना सेक्रीफाइस करो तो इतना आपको रेस्टोरेंट के लिए मिल रहा है ना सर? आई होप यू अंडरस्टैंड सर। 12 to 6 का डिफरेंस मतलब आपने क्लोथ सेक्रीफाइस किया तो यू विल गेट 1 day एक्स्ट्रा रेस्टोरेंट। व्हेन यू सेक्रीफाइस 6 to 4 मतलब 2 क्लोथ सेक्रीफाइस किया तो यू विल गेट अनदर 1 रेस्टोरेंट डे विद योर फ्रेंड्स। एंड व्हेन यू सेक्रीफाइस another 1 unit 4 to 3, then you will get another 1 day restaurant service with your friends. So this just represent your MRS, marginal rate of substitution, and उसको graphically show किया गया। I hope कि ग्राफ क्लियर है। Any doubts sir? ग्राफ में कोई डाउट? No, sir. ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टी समझाता हूँ, उसके बाद बाकी और भी चर्चा करूंगा। सर इंडिफरेंस कर्व का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। पहला बात, मैंने आपको जो अभी ड्रॉ करना सिखाया उसमें आप लोगों ने एक चीज देखा कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट होता है, मतलब इट्स लुक लाइक दिस, ऐसा है ना? ऐसा है ना IC? इट्स डाउनवर्ड टू द राइट, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आता है और राइट साइड में जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है IC के साथ? समझ रहे सर? ऐसे गाना है ना हिंदी का, क्या कि ऐसा क्यों होता है तेरे आने के बाद, कैसा कैसा बोलता है, वैसा ही ऐसा क्यों होता है IC के साथ? Why IC is downward to the right? The property implies that the two commodity can be substituted for each other. ऐसा इसलिए होता है because there is two commodity, है ना? हम लोग यहाँ पर दो commodity में बात कर रहे हैं। Two commodities can be substituted for each other, and when the amount of good in combination is increased, the amount of other good is reduced. अगर एक combination increase करोगे तो दूसरा combination reduce करना पड़ेगा, and this is inevitable, मतलब आपको करना ही पड़ेगा, otherwise कभी भी आप अपना objective fulfill नहीं कर पाओगे। And this essential if the level of satisfaction is to remain the same, अगर satisfaction level same रहेगा आपका, so no problem, and that's why जब भी आप ग्राफ से ही दिखाते एक बार, whenever आप एक को सैक्रिफाइस किया, MRS का कॉन्सेप्ट भी देख लो, आपने यहाँ पर ये 12 यूनिट लिया तो व्हेन यू आपने 12 क्लोथ लिया तो एक रेस्टोरेंट सर्विस, है ना? फिर अनदर, जैसे आपने 12 से 6 कर दिया, 12 से आपने 6 कर दिया, अब आपका यहाँ पर 12 से 6 होने के कारण फिर उसके बाद आपने एक्स्ट्रा रेस्टोरेंट सर्विस ले लिया, फिर 6 to 4 हो गया, फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा रेस्टोरेंट सर्विस और एक्स्ट्रा मिल गया। तो व्हाट इज दिस? ये क्यों ऐसा होता है? समझ में आ गया सर? मतलब एक को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा मिलना, क्लोथ को सब्स्टिट्यूट करके फूड लेना, या फूड को सब्स्टिट्यूट करके क्लोथ लेना, वाइस वर्सा, एंड दैट इज द रीजन कि ये हमेशा डाउनवर्ड टू द राइट होता है। रीजन क्लियर है? बहुत लोग सोचता है कि इकोनॉमिक्स में ग्राफ ऐसे ही बन जाता है, नहीं सर, इट्स जस्ट अ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे और स्टैटिस्टिक्स को यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ में कुछ नहीं रखा है। बहुत लोग ग्राफ से डरते हैं और ये कैलकुलेशन से डरते हैं, तो डरने वाला कुछ नहीं है इसमें। मैंने देखा बहुत स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स में ग्राफ देख के और कैलकुलेशन देख के उनको लगता है कि वो बहुत टफ है। क्या आपको टफ लग रहा है सर? मैं इतना देर से बता रहा हूँ आप लोगों को, टफ लगा किसी को? प्लीज टेल मी। No, sir. लेकिन मैं बहुत लोगों को देखा सर इकोनॉमिक्स में, दे फील कि ग्राफ, स्टैटिस्टिक्स, इतना सारा कैलकुलेशंस, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई समझोगे तब ना। ज्यादातर लोग तो बिना समझ के इकोनॉमिक्स को पढ़ने का कोशिश करता है, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कभी सोचता ही नहीं है, तो फिर उसको तो टफ ही लगेगा। नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, आज एक दिन तक फोन करके बोल रहा है MBA करेगा, तो बोलता है कि सर MBA करेगा बट किस में स्पेशलाइज लेगा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर सजेशन मांग रहा है। मैं बोला देखिए मैंने आपके मतलब स्टूडेंट को मैं देखा नहीं, जानता नहीं, मैं क्या सजेस्ट करूँ? तो फिर बोलता है नहीं सर, फाइनेंस करेगा कि मार्केटिंग करेगा कि HR करेगा। हम बोले डिपेंड करते हैं उसकी कैपेसिटी पे। बोलते सर मैथ से बहुत डरता है।
हमने तब तो मुश्किल है, मैथ्स तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। मैथ्स में मास्टर नहीं होना है, वो तो इंजीनियर बन जाएगा तब। कॉमर्स में मैथ्स में थोड़ी ना मास्टरी चाहिए, तो बस मैथ्स आना चाहिए, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए बस। इनटू, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशंस, एडिशंस, ठीक है, ये होना आना चाहिए, बस इसका कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अगर इतना समझ में आ गया तो फिर बेसिक मैथ्स तो समझ में आ ही जाएगा। तो फिर मैं बोलते मैथ्स से डर के कुछ नहीं होगा। अलजेब्रा थोड़ी करना है, इंजीनियर थोड़ी बनना है आपको, ट्रिग्नोमेट्री नहीं करना है आपको, कॉमर्स में ये सब नहीं है। आपको एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स चाहिए, फाइनेंशियल मैथ्स, ठीक है। सर मैथ्स इज एवरीवेयर। स्टॉक मार्केट में पढ़ाता हूँ जब, वहां पर तो स्टॉक मार्केट का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स वे में सॉल्व किया जाता है, बट दैट इज नॉट अलजेब्रा टाइप्स, मतलब इंजीनियरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एप्लीकेशन, ठीक है। यही इकोनॉमिक्स में जो आपको बता रहा हूँ वही सब, बस उसको थोड़ा स्टॉक मार्केट वे में बताना पड़ता है, और कुछ नहीं। जब आप लोग सीए फाइनल, सीएस फाइनल में आओगे, सीएमए फाइनल में आओगे, या इंटरमीडिएट में आओगे, फाइनल छोड़ो इंटरमीडिएट में आओगे, आपको इसका यूज दिखेगा, फाइनेंस में दिखेगा, अकाउंट्स में दिखेगा, कॉस्टिंग में दिखेगा। तो इकोनॉमिक्स जितना डेवलप करोगे, फाइनेंस में, कॉस्टिंग में बहुत हेल्प होगा सर। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसा पेपर आता है, ठीक है सर। तो फिर इंडिफरेंस कर्व का पहला प्रॉपर्टी क्या था? इंडिफरेंस स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। सर व्हाट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब? कॉन्वेक्स का क्या मतलब है सर? सर कॉन्वेक्स का मतलब ये होता है कि दो कॉन्सेप्ट होता है सर, एक कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स क्या होता है और कॉनकेव क्या होता है, कोई बता सकते हो क्या? सर एक ग्राफ जब ऐसा बने तो इसको कॉन्वेक्स कहा जाता है, मतलब ओरिजिन ये है, मतलब इसका जो शेप है ना, इसका शेप कटोरा की तरह ओरिजिन की तरफ रहेगा। मतलब ये, इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि बॉल का पीछे वाला पार्ट, ठीक है। एक बॉल ले लो, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं बॉल में, तो उस बॉल का पीछे वाला जो पार्ट है जैसे दिखता है वो कॉन्वेक्स है। सर कॉनकेव क्या होता है फिर, अगर ऐसा शेप हो जाए तो? मतलब इसको बोलेंगे बाउड आउट से, मतलब बॉल का पिच उल्टा हिस्सा, बाउड आउट मतलब जैसे बॉल जैसे बाहर जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कॉनकेव, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। समझ में आया सर? बोलो सर। Yes, sir. ठीक है, इंडिफरेंस कहा पर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, मतलब ये हमेशा अपने ओरिजिन की तरफ ऐसा होगा, ठीक है। एग्जाम में बड़ा ही फेमस एग्जांपल है, ये सब पूछता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एज मोर एंड मोर ऑफ a commodity substituted for another, the consumer is willing to part with less, and less of the commodity being substituted, this is called diminishing marginal rate of substitution, MRS में अभी आप लोग समझा के आया। Thus in our example of food and clothing, as a consumer has more and more unit of food, he is prepared to forgo less and less unit of clothing, and this happens mainly because the want for a particular good is satiable. Satiable मतलब satisfaction, मतलब एक गुड को मतलब सब्स्टिट्यूट करके दूसरा गुड्स पाने में आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। So this happens mainly because the want of a particular good is satiable, and as a person has more and more of a good, his intensity of want for that goods goes on diminishing. जैसे ही आपको कोई गुड्स और ज्यादा मिल जाता है तो उसका पाने का इच्छा कम हो जाता है। आपको मैं अभी मार्शल सर के बारे में बताया, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हेलो, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अभी बता रहा था ना मार्शल सर को। तो देखो मार्शल के अप्रोच को ठीक से नारायण साहब को यूज करना पड़ा। आपके पास ज्यादा कपड़ा था, अब आपको कपड़ा का इच्छा कम हो जाएगा, भाई 12 कपड़ा क्या करेंगे, एक काम करते हैं 6 कपड़ा ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या कर दिया आपने, कपड़ा थोड़ा और कम कर दिए, बदले में थोड़ा एक्स्ट्रा खाना खा लिए। यस ना, टेल मी सर, समझ में आया? Yes, sir. है ना? तो ये कॉन्सेप्ट काम करता है सर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट। और इसके कारण क्या होता है, वो ऑलवेज, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन लेवल के कारण चेंज हो जाता है, और जैसे जैसे कोई एक गुड ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है तो दूसरा गुड्स मतलब उस गुड्स का डिमिनिशिंग हो जाता है। इन अदर वर्ड्स,
the subjective value attached to additional quantity of a commodity decrease fast in relation to the other commodity whose total quantity is decreasing, and this diminishing marginal rate of substitution gives convex shape to the indifference curve. ये जो marginal rate of substitution के कारण जो diminishing part आता है सर, ठीक है, मतलब एक को diminish करके दूसरे को भरपाई करना, क्लोथ को सैक्रिफाइस करके सब्स्टिट्यूट करके कपड़ा लेना, सॉरी फूड लेना या रेस्टोरेंट जाना, ठीक है, एंड दैट इज द रीजन ऑफ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सिटी का ये रीजन है, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व ऐसे होता है, ठीक है, बिकॉज वही सब्स्टिट्यूट के कारण मार्जिनल रेट ऑफ डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन। बस यहाँ पर जो मैंने बताया ये यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ बताया, ठीक है, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन बताया। There are two extreme situations. When two goods are perfect substitute of each other, the consumer is completely indifferent as to which to consume and is willing to exchange 1 unit of X for 1 unit of Y. मतलब अगर दो perfect substitute हो जाए, मतलब ये भी ठीक है वो भी ठीक है, perfect substitute. Consumer is completely indifferent as to which to consume and is willing to exchange 1 unit of X goods or unit of Y. His indifference curve for these two goods are therefore straight. Parallel lines with a constant slope along the curve और इंडिफरेंस कर्व हैज ए कांस्टेंट एमआरएस, मतलब इसका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है कांस्टेंट रहता है, मतलब कुछ ऐसे में देखने में होता है। कुछ ऐसा देखने में होता है, मतलब हम लोग इससे पहले जो इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किए थे वो ऐसा था ना सर, कर्विंग टाइप में था, लाइक कर्व, बट ये देखो सर ये कोई कर्व नहीं बनाता है, स्ट्रेट आता है, मतलब ये भी ठीक है ये भी ठीक है, एक्स भी ठीक है वाई भी ठीक है, तो तब कोई कर्व नहीं बनेगा, मतलब किसको भी किसी को भी सब्स्टिट्यूट करो कंज्यूमर इज ओके, जैसे मैगी विथ यप्पी, ठीक है, या फिर ब्रिटानिया और बिस्क फार्म, चलेगा सर, बोलो एग्जाम्पल ठीक है ना, चाहे ब्रिटानिया हमारी ले लो या बिस्क फार्म हमारी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, प्लीज टेल मी सर। हेलो, नहीं समझे? यस सर। है ना, चाहे वाई ले लो चाहे एक्स ले लो, किसी को भी सब्स्टिट्यूट करो किसी के बदले, डजंट मैटर। सो ये गैपिंग क्रिएट ही नहीं होगा ना, ये जो कार्विंग है कैसे होगा, 12 के बदले 6, ऐसा जरूरत नहीं है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो नो इशू, तो फिर तब का देखने में ऐसा बन जाएगा, तब आईसी का वैसा बन जाएगा। ये एक सिचुएशन हो सकता है, इकोनॉमिक्स है सर, डिफरेंट सिचुएशन बन सकता है। तो आपको कभी पूछ लिया गया कि भाई आप बताओ कि कब कौन से सिचुएशंस में आईसी का स्ट्रेट पैरेलल आता है, तो आपको पता होना चाहिए जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा तब होता है, जैसे कि बिस्क फार्म एंड ब्रिटानिया हमारी दोनों सेम है, कुछ भी दे दो क्या फर्क पड़ता है। कांस्टेंट एमआरएस भी कहा जाता है, कांस्टेंट एमआरएस मतलब वही एक एक हार्डली 1 यूनिट करके चेंज करेगा, लेकिन अगर गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्स्टिट्यूट नहीं, कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, मतलब दोनों चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये भी बेसिक्स ऑफ डिमांड में बताया गया सर, डिमांड के एकदम पहले क्लास में, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जैसे मानो टी एंड कॉफी बेस्ट एग्जांपल माना जाता है ना, मैंने ब्रिटानिया और बिस्क फार्म लिया, बट यू विल अंडरस्टैंड थ्रू टी एंड कॉफी। कोई भी इंसान टी कॉफी एक साथ लेता है क्या? हेलो, आज तक देखो किसी को एक साथ टी भी ले रहा है एक साथ कॉफी भी ले रहा है? अगर कोई दिख जाए तो फोटो खींच कर रखना कि एट ए टाइम कोई इंसान टी और कॉफी एक साथ ले रहा है। आप लोगों ने देखा कभी? नो सर। सिंगल टाइम पे टी कॉफी, हाँ ऐसे कभी बोले, कभी घर पे बोले हो कि माँ मेरे लिए चाय कॉफी बनाओ, ठीक है, फिर एक बार चाय ले रहे हो एक बार कॉफी ले रहे हो, ऐसा आज तक तो मैंने नहीं देखा, बट अगर कोई ऐसा अजूबा आपको दिख जाए उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर देना सर, ठीक है, कि इनको टी कॉफी एक साथ पसंद आता है। हाँ कोई कोई ऐसा करता है, मैंने देखा, मैंने किया, मतलब कॉफी टी बना के उसमें थोड़ा कॉफी दे दिया, ऐसा करता हूँ सर। आप लोगों ने कभी किया टी के अंदर थोड़ा सा कॉफी का दाना डाल दिया? ऐसा मैंने किया, इसमें एक अनोखा टेस्ट आता है।
थोड़ा सा कड़कपन आ जाता है, थोड़ा सा चाय, मतलब कॉकटेल टाइप्स, ठीक है। लेकिन सिंगल टाइम पे टी एक बार, कॉफी एक बार, नहीं सर, नॉट, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है टी कॉफी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, दोनों गुड्स एक साथ चाहिए, लाइक पेट्रोल एंड कार कॉम्प्लीमेंट करता है ना सर एक दूसरे को, पेट्रोल एंड कार, ये सब बेसिक्स ऑफ डिमांड है। आप लोग जिन लोगों का बेसिक ऑफ डिमांड नहीं समझ, मतलब डिमांड का, जैसे आप स्टार्टिंग क्लासेस करोगे आपको यही सब बातें सुनाई देगा। कॉम्प्लीमेंट्री, पेट्रोल एंड कार, इंक एंड पेन, so goods are perfect complement when a consumer is interested in consuming these only in fixed proportions, when two goods are perfectly complementary goods. For example, left shoe and right shoe. सर जूता एक कोई काम नहीं है, जूता है दोनों पैर के चाहिए, है ना, बाएं पैर का भी चाहिए, राइट पैर का भी चाहिए। मतलब पेट्रोल बिना कार का कोई काम नहीं, लेफ्ट पैर के जूता बिना राइट पैर का जूता का कोई काम नहीं। ये सर नो, एक मूवी बताता हूँ सर, सर हर क्लास में मूवी बताते रहते हैं। बदमाश कंपनी किसी ने देखा? बदमाश कंपनी देखा? शाहिद कपूर एंड अनुष्का शर्मा का मूवी है, चैंग है, शाहिद कपूर है, अनुष्का शर्मा है, और भी अच्छा अच्छा कुछ आर्टिस्ट है। अच्छा मूवी है सर, देख सकते हो। मूवी में ये राइट शूज और लेफ्ट शूज को लेकर कुछ प्रॉब्लम है ठीक है, मतलब वो बिजनेस का चक्कर है, टैक्स को चोरी करता है, फॉरेन से गुड्स मंगवाता है, लेफ्ट शूज और राइट शूज का खेल है, ठीक है। कैसे वो बिजनेस में चोरी करता है वो बताता है, देखना सर मजा आएगा। और यही जो बात मैंने आपको कहा ना कि बिना का चाहे कितना भी महंगा जूता हो सकता है इट्स वेरी एक्सपेंसिव शूज, बट ओनली लेफ्ट शूज देयर इज नो यूज, ओनली राइट शूज देयर इज नो यूज, भले ही जूता गोल्ड का ही क्यों ना हो। यस ना? हाँ, कोई बोलेगा गोल्ड का शूज कौन पहनेगा, बट आपको मानो कि आपको गोल्ड का शूज पहन के निकलना है, बट एक ही पैर का जूता मिल रहा है, क्या निकलोगे आप? No, बोलो sir. सर। नो सर, दोनों पैर का नहीं मिलेगा जाएंगे। तब नहीं जाएंगे, थैंक यू सर, ठीक है। तो एग्जैक्टली, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, पेट्रोल है पर कार नहीं है, क्या करोगे पेट्रोल का? या घर पे कार है पर पेट्रोल नहीं है, क्या करोगे फिर? निकल पाओगे? नहीं ना। तो बिना पेट्रोल का कार का कोई काम नहीं, और बिना कार का पेट्रोल का कोई काम नहीं। नॉर्मल सेंस पे कोई बोलेगा नहीं मैं आग लगाने के लिए पेट्रोल यूज करूंगा, भाई तुम दूसरे प्लेनेट में चले जाओ, लोगों को गाड़ी चलाने का पेट्रोल नहीं मिल रहा, तुम आग जलाने के लिए पेट्रोल यूज करोगे? हाँ सर, ठीक है। श्रीलंका में पेट्रोल नहीं मिल रहा है, लोग 10-10 घंटा पेट्रोल पेट्रोल पंप के सामने खड़ा है, तब भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े रिच रिच लोग इतना हालत खराब है गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए 10-10 घंटा कतार में खड़ा है, और उनको चाय बांट रहे हैं जो लोकल्स है, तो कम से कम चाय नाश्ता मिल जाए। बहुत खराब हालत है श्रीलंका का, ठीक है। ओके सर, देखो आगे देखो। तो फिर कहने का मतलब है जब दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए तो फिर आप उस पर किस तरह से सब्सटीट्यूशन करोगे, है ना। कंज्यूम ओनली बंडल, बंडल में लेना है, बंडल समझते हो, एक साथ, इन विच बोथ एक्स एंड वाई, एक्स वाई मतलब पेट्रोल कार या फिर राइट शूज लेफ्ट शूज इक्वल प्रोपोर्शंस में चाहिए, with bundle like A or B, he will not substitute X for Y because an extra piece of other good is worthless for him. मतलब कोई भी चीज एक्स्ट्रा आपके लिए worthless हो जाएगा। आपको दोनों चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए कार भी चाहिए, बिकॉज बार बार बोल रहा हूं, इंक एंड पेन, बिना पेन का इंक का कोई काम नहीं, और बिना इंक का पेन का कोई काम नहीं। ये सर नो, सर पेन है पर इंक नहीं है, क्या करोगे पेन का? दोनों चाहिए ना, इंक भी चाहिए पेन भी चाहिए, इट्स लाइक दैट। सो in such a case the indifference curve will consist of two straight lines with a right angle bent which is convex to the origin, or in other words it will be L shaped। चलो देख लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व देखो जब कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए तो उसका शेप। अच्छा, यहाँ पर किसी किसी को ऐसा लग रहा है सर ये सप्लीमेंट्री गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सर डिमांड का पहला क्लास थोड़ा सुन लिया करो, ठीक है।
सारा चीज डिटेल्स में बोला, सिंपल बेसिक्स है बट प्लीज मस्ट गो थ्रू। लेकिन समझ में अभी आ गया, इतना तो गारंटी है, इतना गारंटी है। अच्छा, जस्ट लुक एट हियर सर, देखो सर, अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ये एक आईसी है, ये एक आईसी है, ठीक है, दोनों चाहिए आपको इक्वल प्रोपोर्शंस में, ठीक है। अगर ये x1 चाहिए तो ए भी एक सर्टेन परसेंटेज में चाहिए, वाई भी चाहिए, गुड्स एक्स भी चाहिए, गुड वाई भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, कार भी चाहिए। ऐसा नहीं कि कार बिना पेट्रोल क्या करोगे और बिना कार का पेट्रोल का क्या काम। सो व्हेन टू गुड्स आर प्रोपोर्शनेटली इक्वली चाहिए आपको, देन आईसी कर्व लुक लाइक एल, तो देखने में एल बन जाएगा। नॉर्मली आईसी कर्व ऐसा होता है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, लेकिन जब सब्स्टिट्यूट हो जाए लाइक टी कॉफी, बिस्फम ब्रिटानिया, येपी मैगी, नॉर, जो भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, मारुति सुजुकी का कार या फिर टाटा का कार, ठीक है, टाटा टियागो, स्विफ्ट डिजायर, सब्स्टिट्यूट कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए, मतलब दोनों चाहिए बट सिमिलर प्रोपोर्शन में चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है, एक का कोई काम नहीं, तो ये एल शेप हो जाता है। तो आई होप कि आईसी का अलग अलग शेप कब कैसा आता है समझ में आ गया होगा। प्लीज टेल मी सर। Yes, sir. सर ओके सर, राजन्ना, विदिशा, श्रद्धा, अमोनिता, आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, बोलो सर। अर्पिता, राज, क्लियर हुआ है आप लोगों को भी? Yes, sir. Yes, sir. So there is another character of indifference curve. Sir, indifference curve can never intersect each other. No two indifference curve will intersect each other, although it is not necessary that they are parallel to each other. In case of intersection, of relationship becomes logically absurd because it would show that higher and lower levels are equal, which is not possible. The property will clear from this figure. अब कोई बोलेगा सर ये तो intersect हुआ है, no sir, this is not intersection, ये तो ओरिजिन है, मतलब बेसिकली मतलब ये यहाँ से आ रहा है, मतलब ये एक आईसी है एंड दिस इज अनदर आईसी, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है बेसिकली, ये दो मतलब पर्टिकुलर गुड्स को दिखाया जा रहा है। कहा जाता है सर, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि दो आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। मतलब हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन था ना, कभी हमने 12 क्लोथ लिया तो 1 रेस्टोरेंट सर्विस लें, कभी हमने 6 क्लोथ लिया तो कभी 2 रेस्टोरेंट सर्विस लिया, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, तो दोनों कॉम्बिनेशन कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा दूसरा अप्रोच यूज करूंगा जो आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। तो देयर इज अ टू इंडिफरेंस कर्व, ध्यान से सुनिए बात को प्लीज, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समझ में आ जाएगा। ए पॉइंट एंड सी पॉइंट ये IC2 का है, एंड ए पॉइंट एंड बी पॉइंट ये IC1 का है, बट दीज आर नॉट इंटरसेक्शन सर, पॉइंट टू बी नोटेड। सर यहाँ पर कहा जाता है IC1 IC2 intersect at A since A and B lie on IC1, A and B IC1 पे कर रहा है, they give same satisfaction to the consumer. Similarly, since A and C lie on IC2, A and C lie on IC2, they give same satisfaction to the consumer. This implies that, मतलब अगर थोड़ा सा मैं इसको बात करूँ, this implies that combinations of B and C, combinations of B and C are equal in terms of satisfaction, but at a glance will show this is an absurd conclusion because certainty combination C is better than combination B because it contains more units of combination X and Y. Thus we see that no two indifference curve can touch or cut each other. मैं समझाता हूं आपको, इसको अगर थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूं, ये जो भी यहाँ पर बोला हुआ है कि सर ये लोग यहाँ पर इंटरसेक्ट कर तो रहा है, बट फिर भी कहा जा रहा है कि दो इंडिफरेंस का कभी इंटरसेक्ट कर नहीं सकता। सर एक चीज देखो, ए एंड सी ये एक कॉम्बिनेशन है एंड ए और बी ये एक लाइन पे है, सिमिलर लाइन पे है, बट क्या बी एंड सी सेम कॉम्बिनेशन हो सकता है?
बी नॉट इक्वल्स टू सी सर, ये कभी भी मैच नहीं कर सकता। और ये दोनों भले ही सेटिस्फैक्शन सेम लगाए बट कभी इक्वल तो नहीं हो सकता सर। भले ही आपके लिए सी कॉम्बिनेशन एंड बी कॉम्बिनेशन में सेम सेटिस्फैक्शन फील हो, बट ये एक कैसे हो सकता है, बिकॉज दोनों अलग अलग लाइन पे है, दोनों अलग अलग लाइन पे है। तो भले ही ए एंड सी आपको सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, बी सी भी ए बी भी आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है, बट बी सी सेटिस्फैक्शन दे सकता है बट इक्वल नहीं हो सकता। इसीलिए कह रहा है सर कि टू इंडिफरेंस कभी एक नहीं हो सकता। इसको अगर थोड़ा सा दूसरे वे में समझा जाए, दूसरा वे इन द सेंस क्या वे लिया जाए सर? सर आप लोग कभी हावड़ा स्टेशन गए हैं सर? जल्दी बोलो। Yes, sir. ठीक है सर। सर ये रहा हावड़ा स्टेशन। चलो हावड़ा स्टेशन से ट्रेन छोड़ रहा है। देखो सर, अगर मैं हावड़ा स्टेशन को, ये हावड़ा ब्रिज भी दिख रहा है, बड़ा अच्छा व्यू है। अगर मैं हावड़ा स्टेशन को पॉइंट ए मानता हूँ, ठीक है सर, यहाँ पर दो ट्रेन खड़ा हुआ है, ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली प्लेटफॉर्म नंबर क्या होगा ये, 15, 16, मे बी दिस वन इज 17 में खड़ा है। ये ब्रिज के पास में है, ब्रिज के पास में है, मतलब ये 9 में है आई थिंक। ठीक है, प्लेटफॉर्म नंबर 9 मोस्ट प्रोबेबली सर, बहुत दिन गया नहीं, भूल गया, कोरोना के बाद थोड़ा आना जाना कम हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 9 और ये प्लेटफॉर्म नंबर 10 से फॉर एग्जाम्पल। पर मुझे लग रहा है ये न्यू कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ठीक है जो भी हो, चलो छोड़ो, चाहे 9 हो 10 हो, क्या फर्क पड़ता है, अभी अंडरस्टैंडिंग इज जरूरी है। सर पॉइंट ए हावड़ा स्टेशन से, यहाँ से एक ट्रेन छोड़ रहे हैं, ये धनबाद जाएगा, और यहाँ से एक ट्रेन छोड़ रहा है, ये टाटा जाएगा। सर धनबाद जाके भी सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, टाटा जाके भी सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। मानो कि आपको दोनों जगह पे घर है, लेकिन क्या दोनों इक्वल हो सकता है? ए लाइन धनबाद से जुड़ा हुआ है, तो ए और बी सेम लाइन पे है, और ए और सी भी सेम लाइन पे है, दोनों एक जगह से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन फिर भी दोनों अलग है ना? क्या आपको बात समझ में आया सर? ये भी एक इंडिफरेंस कार्व हो सकता है ना। फूड क्लोथ तो समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी मैं दो कॉम्बिनेशन लिया, एक धनबाद जाने वाला ट्रेन, एक टाटा जाने वाला ट्रेन। मानो कि आपका धनबाद में भी घर है, मानो कि आपका टाटा में भी घर है, दोनों सेटिस्फैक्शन देगा आपको, बट फिर भी इक्वल सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। बोलो सर, मतलब इंडिफरेंस है कि नहीं है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. लेकिन इनका स्टार्टिंग पॉइंट तो हावड़ा ही है, तो स्टार्टिंग में ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये अलग अलग सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन आपके लिए ठीक है, बट फिर भी दोनों इक्वल नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आई थिंक। ओके, अच्छा और क्या था, इंडिफरेंस कर्व विल नॉट टच आइदर एक्सिस, ये कभी भी एक मतलब दोनों एक्सिस को टच नहीं करता। इसका मेन रीजन ये है बिकॉज वो जो एक को छोड़ना पड़ता है दूसरे के लिए ना, तो कैसे टच करेगा सर, इसको समझो। कैरेक्टर में बता रहा है कि इंडिफरेंस कर्व विल नॉट टच आइदर एक्सिस, ना तो एक्स एक्सिस को टच करता है ना तो वाई एक्सिस को टच करता है। इसको समझने के लिए ये ग्राफ समझ में इजी रहेगा। आपको मैं स्टार्टिंग में जो इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करना सिखाया, कैसे टच करेगा सर, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, टच कैसे करेगा? बिकॉज आपको तो कॉम्बिनेशन में चलना पड़ता है नॉर्मली, है ना? मतलब आप ये 12 यूनिट लोगे तो ये 1 यूनिट लेना पड़ता है, ये 6 यूनिट लोगे तो ये 2 यूनिट मिलता है, ये 4 यूनिट करोगे तो ये 3 मिलता है, समथिंग लाइक दैट। तो फिर टच कैसे करेगा? इसीलिए इंडिफरेंस का कभी भी कोई एक्सिस को टच नहीं कर पाता। ठीक है, वही बोला गया। समझ में आया साहब? इतना क्लियर है? Yes, sir. है सर। सर इतना सारा इंडिफरेंस का पढ़ने के बाद बजट लाइन नहीं पढ़े तो क्या मतलब हुआ? देखो सर,
आपके सामने कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज दिया गया है, आइसक्रीम, चॉकलेट, कॉम्बिनेशंस भी दे दिया आपको ABCDEF। आइसक्रीम अगर चॉकलेट 10 ले रहे हो, आइसक्रीम 0, लेकिन अगर चॉकलेट को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करोगे, आइसक्रीम 1 मिलेगा। इसको और सेक्रीफाइस करो, सब्सटीट्यूट करो, यहाँ पर थोड़ा 2 मिल जाएगा। देखो 2 यूनिट यहाँ सेक्रीफाइस, ठीक है, तो यहाँ 2 मिल गया, यहाँ पर 2 यूनिट सेक्रीफाइस, यहाँ पर और 1 मिल गया, ठीक है। मतलब इसको सेक्रीफाइस करने से आपको यहाँ पर मिलता है। सिंपल बात है ना सर, बजट कांस्टेंट होता है हमेशा। तो ये देखो सर, मैंने जो बोला यहाँ पर लिखा हुआ है, द बजट कांस्टेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द बजट लाइन। अब बजट हमेशा कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब बजट में बाधा होता है, लिमिटेशन होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है बाधा या लिमिटेशन। देयर इज ऑलवेज लिमिटेशन इन कंट्री, देयर इज ऑलवेज लिमिटेशन इन फैमिली, देयर इज ऑलवेज लिमिटेशन इन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। मैं स्टार्टिंग में वही बात कर रहा था आपसे। अब व्हाट इज बजट लाइन नाउ? मानो कि आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, चॉकलेट लेना है या आइसक्रीम लेना है, यू हैव 100 रुपीज। अगर आप पूरा चॉकलेट में ले लोगे तो 100 पूरा खर्चा हो जाएगा, देन आइसक्रीम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा चॉकलेट को कम करना है तो आपको थोड़ा आइसक्रीम मिल जाएगा। 10 आइसक्रीम चॉकलेट ले लोगे तो 9 आइसक्रीम। चॉकलेट को थोड़ा सेक्रीफाइस करके 8 करो तो इधर थोड़ा 2 आइसक्रीम मिल जाएगा। इसको थोड़ा और सेक्रीफाइस करो तो यहाँ पर और थोड़ा सा आइसक्रीम मिल जाएगा। इसको थोड़ा और सेक्रीफाइस करो तो यहाँ पर और थोड़ा आइसक्रीम मिल जाएगा। यस ना सर? तो फिर बजट लाइन का क्या खेल है? सर यू हैव 100 रुपीज। सर अगर आप अपने बजट को प्रॉपरली यूज करते हो तो फिर आप सेटिस्फैक्शन रहोगे, आपका आप सेटिस्फाइड रहोगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग का ऐसा चलता है कि आइसक्रीम भी 10 लेना है, मतलब चॉकलेट भी 10 लेना है और आइसक्रीम भी 3 लेना है। लेकिन क्या आपके पास बजट है इतना? No, 3 sir. चॉकलेट 3 आइसक्रीम, इतना बजट नहीं है हमारा। तो क्या करेंगे? कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस करोगे तो बजट लाइन में रहोगे। कभी ऐसा भी होता है ना, कुछ कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, थोड़ा कंजूस कर लेते हैं। कंजूसी क्या है? अच्छा ठीक है छोड़ो यार, आइसक्रीम नहीं खाना है ठीक है, सिर्फ चॉकलेट खा लेते हैं। 10 की जगह बोलेगा मेरे को बस 6 चॉकलेट चाहिए, छोड़ो, मतलब बच जाएगा पैसा। तो जब आप अपना बजट को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करोगे तो इसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। ये आप अंडर यूटिलाइज कर दिए, ठीक है, या अनयूटिलाइज बोल सकते हो आप। अनयूटिलाइज मतलब आपने अपना पैसा को यूटिलाइज नहीं किया। और ये एच पॉइंट दिख रहे सर, ये आउट ऑफ बजट है। ये आउट ऑफ बजट है, मतलब 10 चॉकलेट 3 आइसक्रीम, और यहाँ पर सिर्फ 6 या 7 चॉकलेट ही ले रहे हो, आइसक्रीम नहीं ले रहे हो, मतलब अभी भी पैसा बच जाएगा आपके पास। तो फिर बजट में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही कॉम्बिनेशन देखो, या तो 10 चॉकलेट ले लो, बजट में रहोगे, या फिर अगर 10 चॉकलेट के साथ साथ थोड़ा सा कुछ आइसक्रीम लेना है तो 10 से 8 कर लो, आइसक्रीम 2 ले लो। 8 से 6 कर दो, 4 आइसक्रीम ले लो, बजट में रहो। तो बजट लाइन ये है, जो आपको लाइन दिख रहा है, जो मैंने रेड लाइन कर दिया, दिस इज योर बजट लाइन। ऐसा बजट लाइन बनाओ ताकि आपका पैसा प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाए। और के क्या है? अंडर बजट, मतलब आप बजट भी प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है सर। इन सिंपल यही बजट है। तो जो प्रॉपरली बजट को यूज करेगा, बजट लाइन का दूसरा एक नाम है प्राइस लाइन, ठीक है। बंगाली में बोलते हैं बजट रेखा और दाम रेखा, जो लोग बंगाली में इकोनॉमिक्स पढ़ा है। इंग्लिश में तो बजट लाइन ही बोलता है या प्राइस लाइन बोलता है। तो ऑल दोस कॉम्बिनेशंस विच आर विद इन द रीच ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के रीच के अंदर है वो बजट लाइन है। बजट लाइन के बाहर जाएगा तो बजट से बाहर चला जाएगा, बजट के अंदर रहेगा मतलब पूरा प्रॉपरली बजट को यूज नहीं कर पा रहा है। इसलिए क्या बोलते हैं, एच इज अ बियॉन्ड, मतलब एच में अगर वो स्पेंड करेगा तो मार्केट में लोन हो जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। के में करेगा तो अंडर स्पेंडिंग है, पूरा खर्चा नहीं कर रहा है। और अगर बजट लाइन में करेगा तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ बजट है, ठीक है सर। तो दिस इज हाउ इंडिफरेंस कर्व विल हेल्प अस, बिकॉज हमेशा देयर इज अ कॉम्बिनेशंस।
there is always a combination in our day-to-day life, either for government, either for private life, either for family, either for state, country, जो सोचो आप, स्कूल, कॉलेज, सबके लिए है, कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज देयर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताऊंगा। मतलब यहाँ पर क्या सीखेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर का एक फाइनल स्टेज है ये। आज और नहीं करा था सर, हो जाता, बट अगर स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा कनेक्ट किया, बिकॉज बहुत लोगों का पुराना क्लासेस मिस है, नहीं हो पाया, इसलिए मैं थोड़ा स्टार्टिंग में बोलना चालू किया बोल के, नहीं तो मैं अभी करा देता। ठीक है, मैं नेक्स्ट दिन बता दूंगा और फिर सप्लाई स्टार्ट करूंगा। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, मतलब बजट लाइन के साथ इंडिफरेंस कार्ड को मार्च करना है। जिस पॉइंट में बैलेंस मिल जाएगा उस पॉइंट में इकोनॉमी चलाना है, पर्सनल लाइफ हो या फिर कंट्री हो या फिर बिजनेस हो, व्हाटएवर विद द कंडीशंस, बजट लाइन के साथ आईसी को मार्च करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर, एंड दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब कस्टमर किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है। तो ये नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन रहेगा। ये होने के बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और फिर मैं आपको डिमांड रिलेटेड, जिन लोगों का डिमांड भी बाकी रहे उनको मैं इस साल इस वीक में सारा डिमांड का क्लास शेयर करूंगा। आप लोगों को बस इतना करना है, डिमांड थोड़ा सा मेहनत करके कर लेना है। जैसे ही डिमांड आपका हो जाएगा ना सर, तो आप सारा टॉपिक कैसे कवर हो गया डिमांड का, मैं डिमांड रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दूंगा, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास से सप्लाई स्टार्ट करूँगा। ठीक है, बस इतना ही Yes, बात है sir. सर। ठीक है सर, इतनी सी बात है। बोलो सर, क्लियर हुआ बात, समझ में आया सबको क्लास? श्रद्धा, बुझते পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। समन्विता, राजन्ना, विदिशा, शनौन, रोपिता, राज, क्लियर ना? Yes, sir, I am. ओके सर, Yes, sir. ठीक है सर, आज इतना ही है। जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ, घर पे एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा। टाटा सर, Thank you, sir. थैंक यू सर, गुड नाइट, বাই স্যার। बाय सर।